हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर एम ए स्टार्ट करते हैं। हाँ, यहाँ पर हम सबसे पहले आपको बता ही चुके हैं कि मैं आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करने के लिए आया हूँ। तो सब्जेक्ट अपना होगा केमिस्ट्री। टॉपिक जो होगा आपका वो होगा आज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1। नेम मेरा आप जान ही चुके होंगे, मैं हूँ आपका डॉक्टर एम ए अंसारी। तो चलें हम बड़ा बेसिक से स्टार्ट करते हैं जीओसी को। जीओसी में देखिए, जीओसी को हम शॉर्ट में बोलते हैं जीओसी, और इसका पूरा नाम जो होता है हम लोग बोलते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखें, हम यहाँ पर बहुत ही सिंपल वे में बात करेंगे आपसे कि ये जो ऑर्गेनिक टर्म है, ये ऑर्गेनिक टर्म कहाँ से आया है ना। तो ऑर्गेनिक टर्म जो होता है हमारा, वो ड्राइव किया गया है ऑर्गेनिज्म से। किससे? ऑर्गेनिज्म से। अब जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या चीजें होती हैं? तो ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे लिविंग बींग्स। क्या चीज होती है? लिविंग बींग्स। भाई लिविंग बींग्स क्या हो सकती हैं? जो जानदार चीजें होती हैं, जिनमें जान पाई जाती है, वो होते हैं लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स हमारे प्लांट्स हो सकते हैं, हमारे एनिमल्स हो सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक टर्म की उत्पत्ति हुई है, जो ऑर्गेनिक टर्म ड्राइव हुआ है, वो ऑर्गेनिज्म से आया है। और ऑर्गेनिज्म हमारे लिविंग बींग्स होते हैं। लिविंग बींग्स में हमारे प्लांट्स आते हैं और एनिमल्स आते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर वाइटल फोर्स थ्योरी की। वाइटल फोर्स थ्योरी देने वाले साइंटिस्ट का नाम आप सभी ने सुना होगा, बर्जीलियस है। क्या है? बर्जीलियस। तो वाइटल फोर्स थ्योरी दी थी किसने? वर्जीलियस ने। अब वाइटल फोर्स थ्योरी में क्या कहा गया था? तो वाइटल फोर्स थ्योरी में कहा गया था कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लैब में नहीं बना सकते हैं, है ना। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लैब में नहीं बना सकते हैं। अगर हमें कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहिए तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या करते हैं? किसी भी लिविंग प्लांट से या एनिमल से, मतलब लिविंग बींग से, मतलब किसी ऑर्गेनिज्म से ड्राइव करते हैं। तो यहां से हमें जो डेफिनेशन मिलेगी देखने के लिए, वो क्या मिलेगी? डेफिनेशन कुछ इस तरीके से मिलेगी हमें देखने के लिए। अकॉर्डिंग टू वाइटल फोर्स थ्योरी, ऑर्गेनिक कंपाउंड कुड नॉट बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी। ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं किया जा सकता है। ये किसने कहा? बर्जीलियस ने। और इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है वाइटल फोर्स थ्योरी। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में बना था वो क्या था। भाई ऐसा नहीं होता है, ये बहुत पहले वर्जीलियस ने ये कह दिया कि वाइटल फोर्स जिम्मेदार होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए, इसीलिए हम इनको लैब में नहीं बना सकते हैं। ठीक है, मगर ऐसा नहीं था। वर्जीलियस के ही एक स्टूडेंट जिनका नाम है फ्रेडरिक होलर, या हम बोल सकते हैं एफ होलर, उन्होंने फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रिपरेशन लैब में किया। और उस फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम जानते हैं यूरिया के नाम से। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी। आपका आंसर होगा जो फर्स्ट कंपाउंड था जिसको लैब में बनाया गया, वो क्या था? यूरिया था। तो यूरिया का फार्मूला क्या हो जाएगा? NH2CO NH2 हो जाएगा हमारे पास यूरिया का फार्मूला। किसने बनाया था? तो आपका आंसर होगा कि सर ये बनाया था फ्रेडरिक होलर ने। किसने बनाया था बच्चों? होलर ने बनाया था। बात समझ में आ गई? तो होलर ने बनाया था फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में, जिसका नाम था यूरिया, जिसका फॉर्मूला था NH2CO NH2, राइट। अच्छा, उसके बाद दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड अभी बनेगा, उसके बारे में हम बात करेंगे आपसे। पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उनके बारे में कर लेते हैं डिस्कस। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर यह है कि जो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया का फॉर्मेशन किया गया था, वो किससे किया गया था? तो मैं आपको बताऊं, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया का प्रिपरेशन किया गया था अमोनियम साइनेट से। किससे किया गया था? अमोनियम साइनेट से किया गया था। अब अमोनियम साइनेट क्या है, कैसे हम इसको जान सकते हैं, कैसे हम इसको पढ़ सकते हैं, तो समझेंगे जरा, यहां से सीखेंगे चीजों को। तो बच्चों, जो यूरिया है अपने पास, होलर ने अमोनियम साइनेट से बनाया था, जिसका केमिकल फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर लिखेंगे NH4CNO। ये NH4CNO, जिसको हम अमोनियम साइनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमोनियम साइनेट बोलते हैं। इस अमोनियम साइनेट को हीट किया गया, इसमें रीअरेंजमेंट किया गया, और रीअरेंजमेंट करके बनाया गया NH2CONH2, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? जिसको हम जानते हैं यूरिया के नाम से, है ना। तो यहाँ पर ये जो यूरिया बना, वो कैसे बना था? ये बना था रीअरेंजमेंट से। किससे बना था? रीअरेंजमेंट से। अभी आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, बट पढ़ने के बाद आपकी दिक्कतें खत्म करने के लिए ही आया हूं मैं। रीअरेंजमेंट होगा, आइसोमेरिक चेंज भी इसको हम बोल सकते हैं। सबसे खास बात यहाँ पर जो होती है वो ये होती है कि जो अमोनियम साइनेट है, NH4CNO है, ये हमारा होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। आईसी मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जो यूरिया होता है वो होता है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया का प्रिपरेशन किससे हुआ? आंसर होगा अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट कैसा कंपाउंड था? कहोगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड था। क्या किया गया था? हीट किया गया था, रीअरेंजमेंट किया गया था, या आइसोमेरिक चेंज किया गया था और बनाया गया था यूरिया, है ना।
चलिए, इसके बाद क्वेश्चन आपसे बनेगा कि जो NH4CNO जिसको हम अमोनियम साइनेट बोल रहे हैं और NH2CONH2 ये दोनों एक दूसरे के कैसे आइसोमर होते हैं। तो आपको याद रखना है ये दोनों एक दूसरे के होते हैं फंक्शनल आइसोमर। कौन से आइसोमर होते हैं? फंक्शनल आइसोमर। एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है कि जो यूरिया है इसका IUPAC नाम क्या होता है। तो आपको याद रखना है अमीनो मेथेनामाइड यूरिया का IUPAC नाम होता है। इसके बाद हम IUPAC चैप्टर ही पढ़ने वाले हैं, वहां पर आपको और अच्छे तरीके से सिखाने वाले हैं। अब होशियार हो जाइए, एक गलती सबसे होती है जो आपको नहीं करनी है। क्वेश्चन में पूछा जाएगा फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी। आपका आंसर हो जाएगा क्या? फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका बना था क्या? यूरिया। बट अगर क्वेश्चन में पूछा गया फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी फ्रॉम इट्स एलिमेंट, तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा। अगर फ्रॉम इट्स एलिमेंट करके पूछ रहा है तो आप ध्यान देंगे, और अगर फ्रॉम इट्स एलिमेंट करके उसने क्वेश्चन में पूछा तो आंसर होगा आपका एसिटिक एसिड। क्या आंसर होगा आपका? एसिटिक एसिड, जिसका फॉर्मूला CH3COOH होता है। और एसिटिक एसिड जो है वो किसने बनाया था? वो बनाया था कोलबे ने। किसने बनाया था बच्चों? कोलबे ने, है ना। तो जल्दी से एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, चीजों को याद करने वाली चीजों को याद करते चलते हैं। अभी तक हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि जो ऑर्गेनिक टर्म है वो ड्राइव हुआ है ऑर्गेनिज्म से। ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो लिविंग बींग्स होते हैं, प्लांट और एनिमल्स उसमें आते हैं। वाइटल फोर्स थ्योरी गिवन बाय वर्जिलियस। वर्जिलियस ने वाइटल फोर्स थ्योरी दी थी। वाइटल फोर्स थ्योरी में ये कहा गया था किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। अमोनियम साइनेट से फर्स्ट टाइम यूरिया का फॉर्मेशन एफ होलर ने किया, और जब यूरिया बनी तो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था, इसको बनाया गया था अमोनियम साइनेट में आइसोमेरिक चेंज करके, रीअरेंजमेंट करके इनऑर्गेनिक कंपाउंड से फर्स्ट टाइम ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रिपरेशन हुआ। अमोनियम साइनेट और यूरिया एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं। IUPAC नेम ऑफ द यूरिया जो होता है वो होता है हमारा क्या? वो होता है अमीनो मेथेनामाइड। फर्स्ट कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी फ्रॉम इट्स एलिमेंट। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आपको बताना है कोलबे, और जो कंपाउंड बना था वो बना था आपका एसिटिक एसिड। क्या बना था बच्चों? एसिटिक एसिड बना था, राइट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें सारी की सारी क्लियर हो गई होंगी, समझ आ गई होंगी। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर। क्वेश्चन एक देखते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत ढेर सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं। इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों पाए जाते हैं? क्या रीजन है इसके पीछे का? तो आप जानते हो कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है वो कार्बन की केमिस्ट्री होती है। तो हम पूछेंगे आपसे कार्बन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ड्यू टू। ऑप्शन आपके पास होंगे कैटनेशन प्रॉपर्टी की वजह से क्या ऐसा होता है, जिसको हम सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या ये मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी ऑफ कार्बन की वजह से होता है? क्या ये जो है आपका किसकी वजह से होता है बच्चों? यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है आपका गायब हुआ है। मैं आपको नोट कर देता हूं। जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो यहाँ पर होगा आइसोमेरिज्म। सी ऑप्शन जो है आपका वो क्या हो जाएगा? आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म। तो बताएंगे जल्दी से कि ऐसा क्यों होता है, कार्बन के अंदर ऐसा क्या पाया जाता है जिसकी वजह से वो लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाता है। तो आप कहोगे कैटनेशन प्रॉपर्टी, ये तो कार्बन में पाई जाती है। सेल्फ लिंकेज की प्रॉपर्टी, कार्बन जो होता है अपने आप जुड़ करके क्या कर लेता है, एक लंबी चेन बना सकता है, एक ब्रांच चेन बना सकता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत सारे बना सकता है। मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी भी पाई जाती है। कार्बन कैन फॉर्म कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कैन फॉर्म कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एंड कार्बन कैन फॉर्म कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑल्सो। ठीक है ना। तो ये मल्टीपल बॉन्ड जो होता है वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को बोला जाता है। तो ये भी पाया जाता है। आइसोमेरिज्म हम जीओसी के बाद IUPAC और IUPAC के बाद आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। तो कार्बन के अंदर आइसोमेरिज्म बनाने की भी टेंडेंसी पाई जाती है। तो मतलब इसमें तीनों टेंडेंसी पाई जाती है। इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। और बच्चों अगर इसमें कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए, ये ऑप्शन पूछे जाए, यही ऑप्शंस हैं, बट ऑल ऑफ दीज उसके ऑप्शन में ना हो, तो आपको प्रीफर करना है कैटनेशन प्रॉपर्टी को। इसको प्रीफर करना है कैटनेशन प्रॉपर्टी को। मतलब तब उस कंडीशन में आपको आंसर बताना है कैटनेशन प्रॉपर्टी। सब ऑप्शन सही हैं बट उनमें भी हमें फिर बेस्ट ऑप्शन चूज करना होगा, तो कैटनेशन प्रॉपर्टी हो जाएगा। ठीक है ना। नोट करके एक पॉइंट आपके सामने है। उस पॉइंट में आपको बताया जा रहा है कार्बन हैज मैक्सिमम कैटनेशन प्रॉपर्टी इन द पीरियोडिक टेबल ड्यू टू इट्स हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। कार्बन जो होता है उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई होती है, जिसकी वैल्यू 83 किलो कैलोरी पर मोल होती है, जिसकी वजह से कार्बन के अंदर मैक्सिमम बॉन्ड फॉर्मेशन, मैक्सिमम कैटनेशन प्रॉपर्टी पाई जाती है। क्या पाया जाता है? मैक्सिमम कैटनेशन प्रॉपर्टी पाई जाती है। अब मैं यहाँ पर कह सकता हूँ आपसे कि जो कैटनेशन प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? कैटनेशन प्रॉपर्टी, कैटनेशन प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, BDE, है ना। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कैटनेशन प्रॉपर्टी, क्योंकि आपने पढ़ा हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वजह से मैक्सिमम कैटनेशन प्रॉपर्टी है कार्बन की, पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा। ठीक है। उसके बाद कैटनेशन प्रॉपर्टी का आपसे ऑर्डर पूछा जा सकता है, तो मैक्सिमम कार्बन कार्बन में, फिर सिलिकॉन सिलिकॉन में, फिर सल्फर सल्फर, फिर फास्फोरस फास्फोरस, एंड देन नाइट्रोजन नाइट्रोजन में पाई जाती है। तो ये हुआ आपका
कुछ जनरल पॉइंट्स के बारे में डिस्क्रिप्शन। आगे चलेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। जो कार्बन होता है हमारा वो टेट्रा वैलेंट होता है, क्यों होता है? ये कॉन्सेप्ट देने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो है लीवेल एंड वॉन्टहॉफ। तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था बच्चों? ये कॉन्सेप्ट दिया था लीवेल एंड वॉन्टहॉफ ने। लीवेल और वॉन्टहॉफ ने कहा था कि जो कार्बन होता है वो टेट्रा वैलेंट होता है। टेट्रा वैलेंट मतलब कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। बट ऐसा नहीं है कि कार्बन की वैलेंसी हमेशा 4 होती है, कार्बन की वैलेंसी 2 भी होती है। सर ये क्या बता दिया, 2 कैसे होती है? मैं बताता हूँ, अभी एक्सप्लेन करता हूँ बच्चों। देखो कैसे होती है कार्बन की वैलेंसी 2। ये है मेरे पास कार्बन और इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। मैं लिखूंगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि होगा मेरे पास 1s2 2s2 और 2p2। और क्या होगा बच्चों? 2p2। राइट, ये हो गया मेरे पास कार्बन का क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैंने लिख दिया कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब साथ ही साथ आपको क्या समझना है? आपको समझना है कि यहाँ पर मेरे पास जो ऑर्बिटल्स हैं उसमें क्या क्या कंडीशंस हैं। तो चलिए जरा मैं दिखाता हूं आपको कि कार्बन जो आपके पास में है इसमें क्या क्या कंडीशन है। अगर आपने बात की है ग्राउंड स्टेट की तो कार्बन में ये 1s हो गया मेरे पास, ये मेरे पास 2s हो गया, और यहाँ पर मैं आपको बना करके दिखाऊंगा 2p। राइट, ये हो गया मेरे पास 2p, और 2p में हमारे पास जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो होते हैं बच्चों 3 ऑर्बिटल, है ना। इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम फिलिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की। तो जब हम यहाँ इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे तो हम बोलेंगे ये मेरा है 1s, ये है मेरा 2s और ये है मेरा 2p। राइट, अब 1s में मेरे पास है 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों अपोजिट स्पिन में भरे जाएंगे, ये आप जानते हो, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है। ठीक, उसके बाद 2s भी फुल है, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हमारे फिल हो जाएंगे। 2p में मेरे पास में है बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। ये स्टेट जो है मेरी वो कौन सी है बच्चों? आप कहोगे सर ग्राउंड स्टेट है। कौन सी स्टेट है ये? ग्राउंड स्टेट है। और बताओ जल्दी से, कार्बन जो बॉन्ड बनाता है वो कौन से बॉन्ड बनाता है? कोवैलेंट बॉन्ड, है ना, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। इसकी वैलेंसी कितनी होगी? इसकी जो कोवैलेंसी, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है तो हम इसको बोलेंगे कोवैलेंसी। तो ग्राउंड स्टेट में इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी जो कोवैलेंसी होगी बच्चों वो कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो क्या कार्बन ने ग्राउंड स्टेट में वैलेंसी 2 शो की नहीं की? तो कार्बन की वैलेंसी हमेशा 4 नहीं होती है, 2 भी होती है। अब देखते हैं कि भाई 2 तो चलो हमें समझ में आ गया, लेकिन 4 कैसे होती है उसको कौन समझाएगा? मैं समझाऊंगा ना, मैं समझाऊंगा ना। देखिए कैसे समझते हैं। जब मैं बात करता हूं इसकी एक्साइटेड स्टेट की, इसकी बात करते हैं बच्चों एक्साइटेड स्टेट की, जब अपन लोग बात करते हैं तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है देखेंगे। यहाँ पर भी हमारे पास में पी में कितने ऑर्बिटल? 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो ये पी में 3 ऑर्बिटल बच्चों, कुछ नया नहीं। देखो जरा, देखो जरा, यहाँ पर ये मेरे पास 1s है, यहाँ पर ये मेरे पास 2s है, यहाँ पर ये मेरे पास 2p है। राइट, बट एक्साइटेड स्टेट में हम क्या करते हैं, ये जो कार्बन होता है, कार्बन के 2s का इलेक्ट्रॉन जो है वो 2p में शिफ्ट करते हैं, है ना। बट याद रहे कि इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करते समय इसकी नंबर की ये जो वैल्यू है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो सेम होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं प्रमोशन। क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन। एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन हो गया, इसको हम प्रमोशन रूल बोलते हैं। बट प्रमोशन रूल कहाँ अप्लीकेबल होता है ये याद रखिएगा, प्रमोशन रूल हमेशा तब अप्लीकेबल होता है जब सेल का नंबर सेम होता है। तो अब क्या होगा, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, और यहाँ पर अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा तो ये 1s में 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। 2p में मेरे पास एक एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। बच्चों जल्दी से बताओ ये कौन सी स्टेट थी? आप चिल्ला के बोलोगे सर ये थी एक्साइटेड स्टेट। कौन सी थी बच्चों? एक्साइटेड स्टेट, है ना, एक्साइटेड स्टेट है। एक्साइट हो रहे हैं आप लोग? समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? बिल्कुल मजा आएगा। एक्साइटेड स्टेट बच्चों, एक्साइटेड स्टेट में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? आप कहोगे सर 4 हैं। तो बच्चों जल्दी से बोलो, कोवैलेंसी इसकी कितनी होगी? 4 होगी। तो अलग तरीके से पढ़ने का यही मजा है। कोवैलेंसी इसकी कितनी हो जाएगी बच्चों? 4 हो जाएगी। राइट, तो इसकी कोवैलेंसी हो गई मेरे पास 4। आपने सीखा कार्बन की वैलेंसी 2 भी होती है, 4 भी होती है, लेकिन कुछ ना बोला जाए तो आपको 4 माननी है। एक्साइटेड स्टेट में 4 होती है, ग्राउंड स्टेट में 2 होती है। क्यों होती है, कैसे होती है, मैंने पूरी बातें आपके सामने एक्सप्लेन कर दी हैं और आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो लीवेल और वॉन्टहॉफ ने बताया था कि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है। अब दूसरी बात, इसकी जो 4 वैलेंसी लीवेल और वॉन्टहॉफ ने बताई थी वो कैसे अरेंज होती है, तो उसकी बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू लीवेल एंड वॉन्टहॉफ ये जो 4 वैलेंसी हमारी होती है कार्बन की आर अरेंज इन द टेट्राहेड्रल मैनर। टेट्राहेड्रल मैनर मतलब 3 डायमेंशनल मैनर में अरेंज होती हैं, है ना। तो चलो भाई देखते हैं कि ये 3 डायमेंशनल मैनर क्या होता है हमारे पास में। तो बच्चों ये है मेरे पास एक प्यारा सा कार्बन। क्या है? एक प्यारा सा कार्बन है मेरे पास, ठीक है। और इसकी जो वैलेंसी है, 4 वैलेंसी, वो किस तरीके से अरेंज होंगी वही मुझे आपको बताना है। तो एक वैलेंसी मैं कहूंगा इसकी ये हो गई, दूसरी वैलेंसी मैं कहूंगा इसकी ये हो गई, और तीसरी वैलेंसी इसकी ये हो गई, ठीक है। और सर चौथी वैलेंसी कहाँ गई? तो समझना जरा मेरी बात को बच्चों जल्दी से ध्यान से। चौथी वैलेंसी जो होती है वो 3D में होती है। वो हमारे पास इस तरीके से
किसी दूसरे प्लेन में होगी। इस तरीके से जो मेथेन का स्ट्रक्चर बना देते हैं बच्चे, वो गलत बनाते हैं। सही स्ट्रक्चर आपका ये होगा। और याद रखिएगा, यहाँ पर किसी भी दो वैलेंसी के बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट का। कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, जिसको हम लोग नियर अबाउट बोलते हैं कि ये एंगल हमारे पास 109.5 डिग्री का होगा। ठीक है। और क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ऐसे टोटल कितने एंगल्स पाए जाते हैं, तो आपका आंसर होगा 4 नहीं। जो 4 बता देते हैं वो गलत होता है। इसमें टोटल 109.28 मतलब 109 डिग्री 28 मिनट के टोटल 6 एंगल्स पाए जाएंगे। कितने पाए जाएंगे बच्चों? टोटल 6 एंगल्स पाए जाएंगे। आपको लगेगा सर 6 एंगल्स कैसे पाए जाएंगे, बता के दिखाओ जरा। चलो यहाँ पर मैं आपको फील करवाता हूँ बच्चों। एक एंगल ये तो हो गया, ये तो आपको समझ में आया सर। दूसरा मुझे ये भी समझ में आ रहा है, तीसरा मुझे ये भी समझ में आ रहा है सर, चौथा कहाँ है वो बताओ। तो बेटा ये जो वैलेंसी आपकी डेड डैश करके हमने दिखाई है, ये हमारी होगी प्लेन के ऊपर या प्लेन के अंदर, है ना। तो अगर प्लेन के ऊपर है तो ये वैलेंसी इसके साथ में एक एंगल बनाएगी, और ये वाली वैलेंसी इसके साथ में एक एंगल बनाएगी, और ये वाली वैलेंसी फिर इसके साथ में एंगल बनाएगी। टोटल एंगल बन जाएंगे 6। क्योंकि ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, इसलिए यहाँ पर दिखाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, है ना। अच्छा, उसके बाद में ये जो टेट्राहेड्रल मैनर था वो कैसे है सर, उसको भी दिखाओ जरा। तो मैं दिखाता हूँ बच्चों। देखो यहाँ से आप इसको जो है इस तरीके से मिलाओगे, इसको आप यहाँ से इस तरीके से मिलाओगे। जबरदस्त प्रेजेंटेशन के साथ बच्चों, सारे स्ट्रक्चर्स के साथ आपको बताएंगे, पढ़ाएंगे, समझाएंगे, बिना सिखाए नहीं छोड़ेंगे। देखो जरा, टेट्राहेड्रल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो बेटा यहाँ पर पॉइंट्स क्या क्या बने आपके? कार्बन की टेट्रा वैलेंसी जो होती है वो टेट्राहेड्रल मैनर में अरेंज होती हैं लीवेल और वन हाफ के अकॉर्डिंग। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। दो वैलेंसीज के बीच में 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल पाया जाता है, जिसको हम लोग 109.5 डिग्री बोल सकते हैं। टोटल ऐसे 6 एंगल्स पाए जाते हैं। 4 कभी भी नहीं बताने, नहीं आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है ना। बस इतनी बातें होंगी। तो यहाँ से इतनी बातें सीखने के बाद आपके सामने एक पॉइंट है, नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल्स इन द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, जो कि हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। कितना होगा? 6 होगा। इतना समझ में आया? मजा आया? चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अब मैं आपसे बात करता हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो क्या है, कौन सी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, किसको बोलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है ना। तो देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन, या हम बोल सकते हैं हाइड्रोकार्बन, है ना। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं बच्चों? हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं। ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स है, या फिर उनके डेरिवेटिव्स की केमिस्ट्री है। उनके डेरिवेटिव्स की केमिस्ट्री क्या है? उनके डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, है ना। यहाँ पर 2 बार लिख गया है बच्चों, तो इसको जो है एक बार आप कट कर देंगे। ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? डेरिवेटिव्स का मतलब होता है जो उसी से ड्राइव किए जाए, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं हम डेरिवेटिव्स। क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव्स बोलते हैं। ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? हाइड्रोकार्बन की केमिस्ट्री है और उनके डेरिवेटिव्स की केमिस्ट्री है। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? जैसे CCl4 है, जैसे C2Cl6 है, इनको लिखा है एक्सेप्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड। आप सुन करके चौंक गए होगे, सर एक्सेप्शनल क्यों? बच्चों अगर हाइड्रोकार्बन्स की केमिस्ट्री की बात करें, देयर डेरिवेटिव्स ना जोड़ें, तो ये एक्सेप्शनल हो जाएंगे, क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होना चाहिए। यहाँ तो CCl4 है, यहाँ C2Cl6 है। बच्चों बात और याद रखनी है, जो CCl4 है ना अपना, ये CCl4 जो होता है, इसको हम लोग यूज करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर की तरह। इसकी तरह यूज करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर की तरह यूज करते हैं। जल्दी से नोट डाउन करते चलेंगे, आगे हम आपको बार बार पढ़ाएंगे इसके बारे में। फायर एक्सटिंग्विशर का मतलब होता है आग बुझाने के लिए यूज किया जाता है, फायर एक्सटिंग्विशर। और इसका नाम रखते हैं, जब फायर एक्सटिंग्विशर की तरह यूज करते हैं तो इसका नाम रखते हैं बच्चों पायरीन। क्या नाम रखते हैं? पायरीन बोलते हैं इसको, है ना, पायरीन बोलते हैं। और ये जो C2Cl6 है, ये ईथेन के हेलोजिनेशन से बनता है, जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल कैम्फर। क्या बोलते हैं बच्चों? आर्टिफिशियल कैम्फर बोलते हैं, आर्टिफिशियल कैम्फर बोलते हैं। बात क्लियर है? आर्टिफिशियल कैम्फर। तो ये भी हमारे क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, और कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कार्बन के अंदर 4 इलेक्ट्रॉनों को शेयर करने की टेंडेंसी होती है, और जो शेयरिंग से बनता है बॉन्ड, वो बच्चों क्या होता है? वो होता है अपना कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो बॉन्डिंग पाई जाएगी वो पाई जाएगी कौन सी? कोवैलेंट बॉन्डिंग पाई जाएगी। और कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से। किससे? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और शेयरिंग भी कैसी होनी चाहिए? इक्वल शेयरिंग होनी चाहिए। तो फॉर्म्ड बाय द इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बनेगा? आपका कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। बात क्लियर? अब इसके बाद आपको हम पढ़ाएंगे ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है ना। बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर पढ़ाएंगे। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऑर्डर को हम किस तरीके से आपको याद करवाएंगे, देखिएगा जरा, मजा आ जाएगा आपको। अभी कुछ दिनों पहले जो महेंद्र सिंह धोनी थे, वो इंडिया की क्रिकेट टीम के क्या थे? विकेट कीपर थे। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे? इंडियन क्रिकेट में है
धोनी विकेट कीपर। इस तरीके से हम एक ट्रिक बनाएंगे और इस ट्रिक से याद रखेंगे कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, ठीक है ना। तो हमने कहा इंडियन क्रिकेट में है धोनी विकेट कीपर, तो कैसे याद रहेगा, आई मतलब इंडियन मतलब आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है, फिर क्रिकेट मतलब कोवैलेंट बॉन्ड, फिर उसके बाद एम मतलब मेटालिक बॉन्ड, एच मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड धोनी मतलब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, और विकेट कीपर मतलब वैन डर वाल्स फोर्स। बच्चों जब आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हो तो केमिकल बॉन्डिंग में आप एक बात सीखते हो कि यहाँ पर ये जो हमारे पास बॉन्ड्स हैं, ये जो हमारे पास में बॉन्ड्स हैं, ये हमारे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की कैटेगरी में आते हैं। इसमें आते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की कैटेगरी में, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ये। और अगर हम हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की बात करें, वैन डर वाल्स फोर्स की बात करें, तो यहाँ पर जो हमारे पास में ये बॉन्ड्स होते हैं, ये होते हैं हमारे वीक बॉन्ड। क्या होते हैं बच्चों, वीक बॉन्ड्स की कैटेगरी में आते हैं। बॉन्ड्स जब आपको पढ़ाए जाते हैं वहां पर डिटेल में आपको ये बताया जाता है, ठीक है ना, ये वीक बॉन्ड्स होते हैं। अब इसके बाद कुछ थोड़ी सी छोटी छोटी सी बातें यहीं पर और सीखते चलते हैं, सुनेंगे जरा, समझेंगे बात को। यहाँ से देखिए, कंपेयर हमें हर बार करना होगा आयनिक और कोवैलेंट का। तो आयनिक बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, इसकी जो रिएक्शन होती है वो आयनिक रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है, आयनिक रिएक्शंस, आईआर मतलब आयनिक रिएक्शन। जबकि कोवैलेंट कंपाउंड की जो रिएक्शन होती है वो होती है मॉलिक्यूलर रिएक्शन, एमआर मतलब मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है ना। ये जो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, इनकी रिएक्शन हमारी फास्ट रिएक्शन होती है ना, फास्ट रिएक्शन होती है। और जो हमारे कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं, इनकी रिएक्शंस जो होती है हमारी स्लो रिएक्शन होती हैं। इनको इनिशिएट करने के लिए, इनको फास्ट करने के लिए हम यूज करते हैं रिएजेंट का, है ना। यही सब आपको पढ़ाएंगे बहुत अच्छे तरीके से बच्चों, रिएक्शन मैकेनिज्म में, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शन इनिशिएट होती है वो होती कैसे है, रिएक्शन चलती कैसे है, तभी तो आपको बचा पाएंगे हम ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटाने से। रटी नहीं जाती बच्चों, रटना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, जब ये आयनिक बॉन्ड हमारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, मतलब मैं बोलूं एमपी एंड बीपी बॉइलिंग पॉइंट, वो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनके क्या होते हैं बच्चों, हाई होते हैं। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं और किसके, आयनिक कंपाउंड के। जबकि अगर मैं बात करता हूँ कोवैलेंट कंपाउंड की, तो एमपी एंड बीपी, है ना, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चों, लो होते हैं। किसके कंपेयर में, आयनिक के कंपेयर में। बस इतनी बातें आपको पढ़नी थी, ट्रिक अच्छी लगी होगी आपको। इंडियन क्रिकेट में है धोनी विकेट कीपर, याद हो गया, आयनिक कोवैलेंट मेटालिक हाइड्रोजन और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, एंड लास्ट वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, ये वैन डर वाल्स फोर्स सिंपली बोल सकते हो। बात क्लियर हुई, क्लियर हुई, बहुत अच्छे। चले अब बात करते हैं बच्चों कोवैलेंट बॉन्ड की। ये जो अपना कोवैलेंट बॉन्ड होता है ना, ये कोवैलेंट बॉन्ड बनता कैसे है, कोवैलेंट बॉन्ड इक्वल शेयरिंग से तो बनता है, ये बात तो हमने सीख ली थी, ठीक है ना। लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड कितने टाइप का हो सकता है, तो भाई कोवैलेंट बॉन्ड आपका सिग्मा बॉन्ड भी कोवैलेंट बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड भी आपका कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो पहली कैटेगरी सिग्मा बॉन्ड, दूसरी कैटेगरी आपके सामने है पाई बॉन्ड, ठीक है ना। सिग्मा बॉन्ड जो होता है आपका वो कैसे बनता है, पाई बॉन्ड जो होता है वो कैसे बनता है, चलो आप दिखाते हैं आपको, सिखाते हैं आपको। देखिए बच्चों, सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो बनता है हमारा हेड ऑन ओवरलैपिंग से। किससे बनता है बच्चों, हेड ऑन ओवरलैपिंग से। और हम बोल सकते हैं कि वो बनता है हमारा एक्सियल ओवरलैपिंग से। किससे बनता है, एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है, ठीक है ना, हेड ऑन ओवरलैपिंग या फिर एक्सियल ओवरलैपिंग। ये जो बनाई है मैंने, एक लाइन बनाई है, ये है आपकी क्या, मॉलिक्यूलर एक्सिस बच्चों। क्या है, मॉलिक्यूलर एक्सिस। इसी एक्सिस पर हम लेते हैं दो पी ऑर्बिटल्स। आप सभी जानते हो पी ऑर्बिटल का शेप डंबल शेप होता है, डंबल शेप। तो इस तरीके से ये दो पी ऑर्बिटल हमने ले लिए, यहाँ पर हुई ओवरलैपिंग। और बताओ ये जो ओवरलैपिंग है, क्या ये जो मॉलिक्यूलर एक्सिस है, मॉलिक्यूलर एक्सिस है, या इसी को बच्चों हम लोग मॉलिक्यूलर प्लेन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मॉलिक्यूलर प्लेन बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो ओवरलैपिंग से यहाँ पर बनने वाला बॉन्ड जो है वो कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। तो याद रखिएगा, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बना है बॉन्ड, जो कि हमारी ओवरलैपिंग कैसी है, एक ऑर्बिटल का एंड दूसरे ऑर्बिटल के एंड से ओवरलैप कर रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं एंड टू एंड ओवरलैपिंग, है ना। एक ऑर्बिटल का हेड दूसरे हेड से क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, इसीलिए इसको हम हेड ऑन ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। जो सिग्मा बॉन्ड है हमारा वो मॉलिक्यूलर एक्सिस पर बना है, इसीलिए इसको हम एक्सियल ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, क्योंकि ओवरलैपिंग एक्सिस पर हो रही है। तो बच्चों सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कितनी तरीके से हो सकता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग, एंड टू एंड ओवरलैपिंग, या फिर एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है हमारा सिग्मा बॉन्ड। अच्छा एक बात और बताओ बच्चों, यहाँ पर जो हमने लिया है, बताओ ये भी पी लिया है, ये भी पी लिया है कि नहीं लिया है, दोनों पी और पी लिए हैं, मॉलिक्यूलर एक्सिस पर बना है, सिग्मा बॉन्ड बना है। बताओ क्या जो हमारे पास में एस होता है, क्या होता है बच्चों, एस होता है, एस स्फेरिकल होता है, ये स्फेरिकल हो गया एस, ठीक, ये एक एस और एक दूसरा एस जो है मेरे पास वो ये रहा, ठीक है ना, दूसरा एस मेरे पास ये रहा। चलिए इसको जो है अच्छे से बनाते हैं, ये रहा दूसरा एस, ठीक है ना।
अब यहाँ पर जो है मेरे पास क्या है, मॉलिक्यूलर एक्सिस। क्या बच्चों, एस एस की जो ओवरलैपिंग हो रही है वो भी क्या एक्सिस पर हो रही है, ये ओवरलैपिंग हुई ना, यही बना ना आपका सिग्मा बॉन्ड। तो एस एस में भी सिग्मा बॉन्ड पॉसिबल है, एस एस की ओवरलैपिंग से भी सिग्मा बॉन्ड बन सकता है, लेकिन यहाँ पाई कभी नहीं बनेगा क्योंकि ये हमेशा एक्सिस पर रहेगा। ठीक है, क्या बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास होगा एक तो एस ऑर्बिटल होगा जो कि स्फेरिकल होता है, और एक मेरे पास पी ऑर्बिटल होगा, क्या होगा, पी ऑर्बिटल होगा, तो बताओ जरा मुझे क्या होगा, क्या सिग्मा बॉन्ड बन सकता है? आंसर, आंसर तो आप आंसर करोगे हाँ सर, बिल्कुल बन सकता है। देखिए ये बना भी दिया गया, ये जो है आपका बन गया बच्चों। एक एस है, एक आपका पी है, बट यहाँ ओवरलैपिंग एक्सिस पर हो रही है, कौन सा बॉन्ड बना होगा, सिग्मा बॉन्ड, है ना, सिग्मा बॉन्ड। तो एक्सियल ओवरलैपिंग से, एंड टू एंड ओवरलैपिंग से, हेड ऑन ओवरलैपिंग से कौन सा बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। क्या एस एस में पाई बन सकता, नहीं बन सकता, अभी मैं पाई भी बताता हूं। क्या आपका एस और पी में पाई बन सकता, आप कहोगे नहीं बन सकता। क्या भाई पी पी में पाई बॉन्ड बन सकता है, आप कहोगे सर बिल्कुल बन सकता है। कैसे बनेगा, देखो अभी हम क्या करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आपको समझाते हैं। जैसे मैंने कहा ये है मेरी मॉलिक्यूलर एक्सिस, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर एक्सिस हो गई। अब इसी मॉलिक्यूलर एक्सिस पर मैंने कराई दो पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग, कुछ इस तरीके से मैंने ले लिए बच्चों दो पी ऑर्बिटल, ठीक है ना, दो पी ऑर्बिटल। अब यहां पर क्या हुआ, ओवरलैपिंग हुई, ठीक, ओवरलैपिंग यहां पर हुई, ओवरलैपिंग यहां पर हुई। अब ये ओवरलैपिंग कभी एक्सिस पर नहीं हो रही है, ये जो अपनी मॉलिक्यूलर एक्सिस है ना, इस मॉलिक्यूलर एक्सिस पर नहीं हो रही ओवरलैपिंग, ये कहां हो रही है, ऊपर और नीचे हो रही है। एक पी अपना ये था, एक पी अपना ये था, इन दोनों की ओवरलैपिंग से ये जो बना है, ये बना है पाई बॉन्ड। अब ये मत कह देना कि सर यहाँ तो दो पाई बॉन्ड बन गए, दो जगह ओवरलैपिंग, ना ना बच्चों ना, यहाँ पर जो ओवरलैपिंग है, दो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से एक ही बॉन्ड बनेगा, एक पाई बॉन्ड बना है यहाँ पर। तो बताओ क्या पी पी में सिग्मा भी बन सकता है, पाई भी बन सकता है? क्या बातें समझ में आ रही है, आ रही है बच्चों? पीपी की बात हो गई, पीपी की बात तो हो गई, लेकिन पाई बॉन्ड को डिफाइन कैसे करेंगे, तो हम कहेंगे लेटरल ओवरलैपिंग। भाई लेटरल ही तो है, लेटरल है ना, साइड वाइज ओवरलैपिंग भी तो बोल सकते हैं। लेटरल ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बनता है आपका पाई बॉन्ड, ठीक है ना। तो लेटरल ओवरलैपिंग और साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बनेगा पाई बॉन्ड। आपको एक बात खटक रही होगी, सर ये अनहाइब्रिडाइज्ड क्या बोल दिया बच्चों? अनहाइब्रिडाइज्ड का मतलब जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट ना करे। तो हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट करता है, पाई नहीं करता है पार्टिसिपेट, देखेंगे आगे कि क्यों नहीं करता है, ठीक है ना, आगे बात करेंगे। अच्छा बताइए बच्चों, यहाँ पर जो है ओवरलैपिंग सिग्मा में ज्यादा हो सकती है कि पाई में? आप कहोगे सर सिग्मा में ज्यादा हो सकती है, ठीक है ना, क्योंकि ये एक दूसरे के पास आते चले जाएंगे। तो सिग्मा में ओवरलैपिंग ज्यादा होने की वजह से सिग्मा बॉन्ड ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, ठीक है ना, सिग्मा बॉन्ड हमेशा क्या होगा, पाई बॉन्ड से ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग, मजबूत, और पाई बॉन्ड क्या होगा, कम स्ट्रॉन्ग होगा। अब क्वेश्चन में कभी आपसे ये पूछा जाए कि पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मैक्सिमम जो होती है वो कहां पर होती है, तो देखो प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे जहां पर ओवरलैपिंग हो रही है वहीं तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मैक्सिमम होगी। तो क्या मॉलिक्यूलर प्लेन में पाई इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा? कभी नहीं पाया जाएगा। तो कभी क्वेश्चन में पूछा जाए पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है मॉलिक्यूलर प्लेन में क्या होगी, तो पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जीरो होगी। इवन वो क्वेश्चन पूछे कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ बेंजीन, या कोई और नाम ले दें, तो हमेशा आंसर क्या होगा, जीरो, क्योंकि पाई बॉन्ड जो है वो कभी मॉलिक्यूलर एक्सिस पर नहीं बनता, मॉलिक्यूलर एक्सिस के ऊपर और नीचे बनता है। मुझे लगता है बात समझ गए होंगे आप। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर देखते हैं, नोट करके बताया गया, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज ऑलवेज जीरो इन मॉलिक्यूलर एक्सिस। मॉलिक्यूलर एक्सिस पर पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो होती है वो हमेशा जीरो होती है, क्योंकि पाई ऑर्बिटल जो होते हैं, पाई बॉन्ड जो होता है वो ऑर्बिटल की साइड वाइज लेटरल ओवरलैपिंग से बनता है, और वहां पर ओवरलैपिंग प्लेन के ऊपर और नीचे होती है, इसलिए कभी भी पाई इलेक्ट्रॉन जो है मॉलिक्यूलर प्लेन में नहीं पाए जाएंगे। अब बच्चों एक बात और याद रखनी है, जो जहां पर पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जीरो होती है उसको बोलते हैं नोडल प्लेन। क्या बोलते हैं, नोडल प्लेन। तो नोडल प्लेन क्या होता है, नोडल प्लेन जो है वो होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जीरो होती है। उसके बाद एक टर्म आता है आपके पास ऑर्बिटल, जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मैक्सिमम होती है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल बोलते हैं। तो जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मैक्सिमम होगी उसको बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे ऑर्बिटल। बच्चों वेयर की स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, यहाँ पर ये स्पेलिंग रहेगी वेयर। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगी वो ऑर्बिटल होगा, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो होगी वो हमारा नोडल प्लेन होगा। उम्मीद है समझ गए होंगे, आगे आ जाओ। सिग्मा बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, जैसा कि मैंने अभी बताया कि पाई बॉन्ड जो होता है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, जबकि सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है और ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। एक और बात अभी मैंने आपको बताई थी कि जो ओवरलैपिंग होगी वो सिग्मा में ज्यादा होगी, इसीलिए सिग्मा बॉन्ड जो होता है अपन लोग का वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो ड्यू टू ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड क्या होगा, पाई बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अच्छा देखो
एक हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल था, एक अनहाइब्रिडाइड ऑर्बिटल है, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अगर हम कहें कि दोनों एक दूसरे के कैसे पाए जाएंगे, तो आप कहोगे कि सर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर पाए जाएंगे। कैसे पाए जाएंगे बच्चों? दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर पाए जाएंगे। कैसे करके, जरा मेरी बात सुनना, जरा समझो जरा बेटा। देखो सिग्मा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड जो होता था वो ऐसे लेटा हुआ बनता था कि नहीं बनता था, जबकि पाई बॉन्ड जो है वो ऐसे बनता था, वर्टिकली ऐसे बनता था। तो बताओ ये सिग्मा वाला जो होता है वो क्या होता है बच्चों? हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल, है ना। सिग्मा वाला, ये वाला क्या होगा? हाइब्रिडाइज होगा ना, हाइब्रिडाइज। और बताओ जरा ये वाला क्या होगा, जो पाई वाला होगा वो कैसा होगा? अनहाइब्रिडाइज। तो अगर वो कभी क्वेश्चन आपसे पूछे कि हाइब्रिडाइड और अनहाइब्रिडाइड ऑर्बिटल जो होते हैं वो कैसे लाई करते हैं, तो आप कहना कि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर लाई करते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है बेटा? 90 डिग्री पर पाए जाते हैं, उसी को बोलते हैं कि वो परपेंडिकुलर लाई करते हैं। बात क्लियर हो गई? बात समझ में आ गई अच्छे से ना? चलिए अच्छी बात है, आगे चलेंगे, आगे की बात करेंगे बच्चों। अब हम यहाँ पर कुछ बातें सीखने वाले हैं। सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है, कैसे बताया जाता है, आइए सिखाते हैं आपको। ठीक है ना? तो देखेंगे जरा यहाँ पर, मैं आपसे थोड़ी सी बातें कर लूं पहले, फिर उसके बाद फाइंड नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड्स बताने होंगे। पहले उससे छोटी सी बातें सीखो। कहीं पर भी सिंगल बॉन्ड दिया जाएगा तो वो आपका हमेशा और हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा। सिंगल बॉन्ड ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड होता है। विदाउट कुछ सोचे आपको बोल देना है कि सिंगल बॉन्ड चाहे जिसके बीच में हो वो हमेशा सिग्मा है। ठीक है ना? मैंने कहा कार्बन हाइड्रोजन के बीच में है सिंगल बॉन्ड, भैया किसी के बीच में हो क्या होगा? सिग्मा होगा। डबल बॉन्ड बच्चों कहीं पर भी पाया जाएगा तो उसमें जो है एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा, एक सिग्मा और एक पाई होगा। ठीक है, बट याद रखिएगा साथ में, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम C2 मॉलिक्यूल की बात करते हैं, C2 मॉलिक्यूल की बात करते हैं, है ना, ये एक्सप्लेन किया जाता है केमिकल बॉन्डिंग में, है ना। C2 मॉलिक्यूल जो होता है इसमें दो डबल बॉन्ड, मतलब एक डबल बॉन्ड पाया जाता है। वो दोनों के दोनों बॉन्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं? बोथ बॉन्ड। दो बॉन्ड पाए जाते हैं कार्बन कार्बन के बीच में, बोथ बॉन्ड जो होते हैं आर पाई बॉन्ड। दोनों के दोनों पाई बॉन्ड होते हैं, ये बात आपको रखनी है याद। ठीक है ना? बाकी केमिकल बॉन्डिंग में ऑर्बिटल डायग्राम बना करके आपको बताया जाता है कि C2 मॉलिक्यूल जो होता है उसके दोनों के दोनों बॉन्ड पाई बॉन्ड क्यों होते हैं। बाकी हर जगह पर सिग्मा बॉन्ड होगा एक और एक पाई बॉन्ड होगा अगर कहीं डबल बॉन्ड पाया जा रहा है। जैसे मैं आपसे कह दूं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाए तो मैं कहूंगा एक सिग्मा है और एक क्या है? पाई है। ऐसे ही बच्चों अगर कहीं पर भी ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है तो एक होता है इसमें सिग्मा बॉन्ड और दो होते हैं इसमें पाई बॉन्ड। ठीक है ना? मैंने कहा एन एन के बीच में अगर तीन बॉन्ड पाया जाए तो क्या बताओगे? भाई ऑर्गेनिक है वैसे तो मिलेगा नहीं आपको ये। एक इसमें क्या होगा? सिग्मा, और दो क्या होंगे? इसमें पाई होंगे। ठीक है ना? क्लियर हो गया इतना? ठीक है, अब इसी के बेसिस पर हम लोग करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक, अब वो आपसे कह रहा है हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन मीथेन मॉलिक्यूल। मीथेन मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा बॉन्ड पाए जाते हैं, कितने पाई बॉन्ड पाए जाते हैं, बताइए। तो चलिए भाई देखते हैं, मीथेन मॉलिक्यूल की बात करते हैं। मीथेन में, इथाइन में बताएंगे फिर हम लोग। चलिए स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। तो भाई मीथेन जो होता है हमारे पास, मीथेन को हमने क्या कहा था कि CH4 हमारा जो होता है वो 3 डायमेंशन में इस तरीके से हम उसको बना सकते हैं। बताओ बच्चों कितने बॉन्ड पाए जा रहे हैं इसमें? तो मैं अगर आपसे ये बोल दूं कि इसमें 4 है सिग्मा बॉन्ड प्लस 0 है पाई बॉन्ड, तो कोई प्रॉब्लम नहीं? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इथाइन की बात करें बच्चों, इथाइन का मतलब क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। एल्केन एल्कीन एल्काइन आप लोगों ने सुना होगा, कार्बन की वैलेंसी 4 करेंगे तो ये आ जाएगा अपना इथाइन। सिग्मा बॉन्ड इसमें कितने? एक, एक यहाँ पर दो और एक तीन, तो यहाँ हम बोलेंगे 3 सिग्मा प्लस 2 पाई, 2 पाई, है ना। 3 सिग्मा प्लस 2 पाई पाए जा रहे हैं हमारे किसमें? इथाइन में। चलिए अब अगर हम बात करते हैं इथीन की, इतना आप समझ ही गए होंगे, तो अब बात करते हैं हम लोग इथीन की। इसको यहां से हटा लेते हैं। इथीन की और किसकी बात करते हैं? बेंजीन की बात करते हैं। ठीक है ना? इथीन की और बेंजीन की बात करते हैं। तो बच्चों इथीन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और हर कार्बन की वैलेंसी होती है कितनी? कितनी होती है? 4 होती है। तो हम इस कार्बन की वैलेंसी 4 करने के लिए हाइड्रोजन को ही तो जोड़ेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 सिग्मा बोल दें, प्लस एक बोल देंगे हम पाई बॉन्ड। क्या बोल देंगे? एक पाई बॉन्ड। ठीक है, अगर मैं बेंजीन की बात करूं बच्चों, तो बेंजीन कैसे होता है? ये है अपने पास बेंजीन अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड। ठीक है, और हर कार्बन के ऊपर लगे होते हैं आपके एक एक हाइड्रोजन, जो कि किससे लगे होंगे? सिग्मा बॉन्ड से लगे होंगे। C6H6 इसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है। ये सब तो आपको पता ही होगा। तो बताओ बच्चों, 6 सिग्मा बॉन्ड तो बाहर हो गए, 6 अंदर हो गए, तो हम कहें यहाँ पर टोटल 12 सिग्मा पाए जा रहे हैं। प्लस में मैं कहूँ आपके ये जो डबल बॉन्ड है यही पाई बॉन्ड है, तो आपके 3 पाई बॉन्ड है। 12 सिग्मा प्लस 3 पाई बॉन्ड यहाँ पर पाए गए आपके।
क्या बातें आपको समझ में आई, क्लियर हुआ? चलिए अब इसके बाद में क्वेश्चन में पूछे टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन बेंजीन रिंग। तो भाई जो बॉन्ड है, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बना होगा, तो टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे? हमारे पास 3 बॉन्ड है तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ बेंजीन। मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ बेंजीन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा 0। क्यों 0 होगा बच्चों, जल्दी से बताओ क्यों 0 होगा? क्योंकि मॉलिक्यूलर प्लेन में पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन अबव एंड बिलो द प्लेन होता है, बेंजीन नहीं। किसी और में भी पूछेगा पाई इलेक्ट्रॉन इन द मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ बेंजीन, या किसी और में भी पूछेगा, तो आंसर हमेशा 0 होगा। मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, मैंने फिर से एक्सप्लेन किया, उम्मीद है कि अब आप गलती नहीं करोगे। चलो इसके बाद बात करते हैं इनोलिक फॉर्म ऑफ एसीटोन। सर ये इनोलिक फॉर्म क्या होती है एसीटोन की? तो इनोलिक फॉर्म ऑफ एसीटोन जो है बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। देखिए कीटो फॉर्म से हम इनोल फॉर्म कैसे बनाते हैं उसको बनाना सीखते हैं। तो कीटो फॉर्म से इनोल फॉर्म बनाना सीखिए आप। कीटो फॉर्म हम बना रहे हैं जिसमें कार्बोनिल ग्रुप आपका पाया जाता है CH3। अभी कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म भी आपको पढ़ाएंगे आइसोमेरिज्म वाले चैप्टर में। ये मेरे पास में है बच्चों कीटो फॉर्म। क्या है? कीटो फॉर्म है, ठीक है ना। ये कीटो फॉर्म जो होती है वो इंटर कन्वर्टेबल होती है, एक दूसरे में बदलते रहते हैं, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में पाए जाते हैं। ये यहाँ का जो अल्फा हाइड्रोजन होगा, क्या होगा बच्चों? अल्फा हाइड्रोजन। ये है अपने पास अल्फा। अल्फा कार्बन से लगे हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, ये भी मैं आपको इसी चैप्टर में आगे सिखाऊंगा, बेसिक है ये, ठीक है ना। तो ये फॉर्म जो है मेरे पास वो कीटो फॉर्म है। यहाँ से हम क्या करते हैं, कीटो से इनोल बनाने के लिए ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करते हैं और यहाँ का एक हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट करते हैं। तो देखेंगे जो कंपाउंड बनेगा अपन लोग के पास वो बनेगा CH2, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पर C, यहाँ पर हो जाएगा अपना OH और यहाँ पर आ जाएगा अपना CH3। ठीक, ये बना। अब बच्चों जब कार्बन कार्बन के बीच में पाया जाता है डबल बॉन्ड तो हम उसको बोलते हैं ईन। क्या बोलते हैं? ईन। और देखो डबल बॉन्डेड कार्बन पर OH लगा है, OH को हम आईपीएसिन बोलते हैं ऑल, तो क्या बोलेंगे इसको? इनॉल। ये कौन सी फॉर्म हो गई? इनॉल फॉर्म हो गई, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दो जरा, सीखना जरा, समझना बच्चों, समझना। यहाँ पर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर बचे होंगे कि नहीं बचे होंगे? आप कहोगे सर बिल्कुल बचे होंगे। मैं कहूँ यहाँ पर बचे होंगे कि नहीं? आप कहोगे बिल्कुल बचे होंगे, ठीक है। यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड काउंट करो तो 3 सिग्मा यहाँ से, 4 यहाँ से, 5वां यहाँ से, 6ठा यहाँ से और 3 यहाँ से, 9 सिग्मा दिखाई दिए क्या आप सभी को? काउंट कर पा रहे हो? प्लस एक पाई बॉन्ड दिखाई दिया क्या आपको? पाई बॉन्ड प्लस 2 लोन पेयर दिखाई दिए क्या ऑक्सीजन पर? दिखाई दिए, इसमें पाए गए। इसके बाद यही चीजें इसमें देखो तो बेटा 2 और एक 3 और एक 4 और 3 7 और एक 8 और OH के बीच में एक 9, 9 सिग्मा तो यहाँ भी दिख रहे हैं मुझे, प्लस एक पाई तो मुझे यहाँ भी दिख रहा है 1 पाई, प्लस 2 लोन पेयर तो मुझे यहाँ भी दिख रहे हैं। दिख रहे हैं ना? अरे आपको दिख रहे हैं कि नहीं? मुझे ही दिख रहे हैं, आपको भी दिख रहे हैं ना, ठीक है। तो देखो कभी वो क्वेश्चन में बेवकूफ बनाया, आपको क्या बनाए? बेवकूफ बनाए। तो क्या आप बेवकूफ बनोगे? नहीं बनोगे। क्यों नहीं बनोगे? क्योंकि वो क्वेश्चन में आपसे कहेंगे फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन द इनॉल फॉर्म ऑफ दिस कंपाउंड। वो किसी दूसरे कंपाउंड का इनॉल फॉर्म हो सकता है, तो क्या आप उसका इनॉल बनाने बैठोगे? जो तरीका तो मैंने बता दिया कीटो से इनॉल कैसे बनाते हैं, क्या आप इनॉल बनाने बैठोगे? नहीं, आप उसी की कीटो फॉर्म में ही क्या कर दोगे? बता दोगे कितने सिग्मा कितने पाई, क्योंकि कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म में सेम नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड पाए जाते हैं, साथ ही साथ सेम नंबर ऑफ लोन पेयर भी पाए जाते हैं, इसलिए कभी कैलकुलेट नहीं करना है। यहाँ नोट पॉइंट आपको मिला क्या? नोट पॉइंट में क्या मिला? कीटो एंड इनॉल फॉर्म्स हैव सेम नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स एंड लोन पेयर। बच्चों यहाँ सम लिखा गया है, सम नहीं बच्चों, सेम। क्या चीज? सेम नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर्स, ठीक है। उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं एलाइल साइनाइड की। किसकी बात करते हैं बच्चों? एलाइल साइनाइड की बात करते हैं कि इसमें कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड पाए जाएंगे, ठीक है ना। तो एलाइल क्या होता है आपको इस चैप्टर के लास्ट में ये भी मैं सिखाऊंगा बच्चों, यहाँ पर भी हम सीख लेते हैं। देखो एलाइल का मतलब होता है डबल बॉन्डेड से नेक्स्ट वाला कार्बन, वो होता है अपना एलाइलिक कार्बन। तो ये हो गया डबल बॉन्डेड कार्बन, इससे नेक्स्ट वाला कार्बन ये हो गया एलाइलिक कार्बन। और इसी पर कह रहा है एलाइल साइनाइड, साइनाइड मतलब यहाँ पर लगा होगा अपना CN ग्रुप जो कि ट्रिपल बॉन्ड से लगता है, ठीक है ना। ये वाला जो अपना कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये कौन सा कार्बन है? एलाइलिक कार्बन। कौन सा कार्बन है? एलाइलिक कार्बन, ठीक है बच्चों, एलाइलिक कार्बन है ये, क्लियर। चलिए इसमें नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड गिन करके बताइए जरा, कैलकुलेट करके। 2 यहाँ से हाइड्रोजन, 3 4 5, 2 7, एक 8 और एक 9। बेटा 9 सिग्मा, सब लोग काउंट कर पाए? कर पाए। प्लस इसके बाद कितने पाई? तो देखो 2 पाई तो यहाँ पर, 1 पाई यहाँ पर, टोटल 3 पाई। बात समझ में आई? अगला कह रहा है विनाइल साइनाइड, है ना। तो विनाइल साइनाइड बना के देखो जरा। विनाइल साइनाइड मतलब क्या होता है? डबल बॉन्डेड कार्बन को ही विनाइलिक कार्बन बोलते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH, है ना, और CN यही विनाइलिक कार्बन, इसी से क्या जोड़ दोगे? CN, ठीक। ये वाला कार्बन कौन सा कार्बन?
ये वाला कार्बन कौन सा कार्बन? विनाइलिक कार्बन। कौन सा कार्बन? विनाइलिक कार्बन। बात आ गई समझ में? विनाइलिक कार्बन। यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड दो तो यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, 2 3 4 5 और एक यहाँ से 6, तो 6 सिग्मा हो गए। और कितने पाई बच्चों? 3 पाई। राइट, 3 पाई, 6 सिग्मा 3 पाई आपने यहाँ से भी देखे। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। चलिए अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अपन लोग अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला टॉपिक है अपने पास में, क्या है अगला टॉपिक? उसमें कहा जा रहा है फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। बहुत सिंपल तरीके से आपको ट्रिकी तरीके से बताऊंगा मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे जरा। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स देखेंगे। अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जो है मेरे पास कार्बन एटम पर वो पाए जा रहे हैं कितने? वो पाए जा रहे हैं 0। अगर 0 पाई बॉन्ड तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। और अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1 पाया जा रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन बच्चों यहाँ पर sp2 होगा। क्या होगा? sp2 होगा। अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कार्बन एटम पर 2 पाए जा रहे हैं तो हाइब्रिडाइजेशन 0 होगा। 0 नहीं बच्चों, यहाँ कुछ नहीं रहेगा, sp हाइब्रिडाइजेशन है ना, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। sp2 का और sp का मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा, बना करके ड्रॉ करके दिखाऊंगा कि कितने बनते हैं, कैसे बनते हैं। तो ये बनते थे हमारे 6, यहाँ पर ये बनेंगे 3 और ये बनेगा 1, ठीक है। ये टेबल आपके बहुत काम आ सकती है। अगर कार्बन पर एक भी पाई बॉन्ड नहीं, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, ठीक है। अगर कार्बन पर एक पाई बॉन्ड है तो आपका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। अगर 2 पाई बॉन्ड है तो sp होगा। सिंपली हम इसको देखते ही आंसर कर देंगे, कंपाउंड को देखेंगे आंसर कर देंगे, है ना। इसीलिए ये दिया गया था आपको, ट्रिकी तरीका बताया गया था। चलिए अब इसके बाद जो है हम इस पर क्वेश्चन करके देखते हैं। फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कंपाउंड। कंपाउंड मैं आपको देता हूं, यहाँ इन्होंने नहीं दिया, मैं आपको देता हूँ कंपाउंड, और आपको बताना है कि क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा। मेरे पास मान लो कंपाउंड है CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये मेरे पास एक कंपाउंड है। जल्दी से आप लोग हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे, मैं तब तक आपको दूसरा कंपाउंड तैयार करता हूँ। CH2, हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है आपको। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड CH3। एक दूसरा कंपाउंड हमारे पास ये है, ठीक है ना। चलिए बताइए जरा इनका हाइब्रिडाइजेशन। चलिए अगर आप कहते हो तो तीसरा और देते हैं आपको। मान लो कि मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। क्या चीज? CH2। बताना जरा हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों ने कैलकुलेट किया होगा। बच्चों मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, कोई भी पाई बॉन्ड नहीं इस कार्बन पर, हाइब्रिडाइजेशन sp3। आपको इतना रुकना ही नहीं है, आपको इतना सोचना ही नहीं है ना। आप अंसारी सर से पढ़ ही रहे हो। तो देखो यहाँ कितना sp2, यहाँ भी एक पाई बॉन्ड ना, कितना sp2। इसका क्या भैया? 2 पाई बॉन्ड तो sp, 2 पाई बॉन्ड तो sp। नहीं आया मजा? इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन बच्चों 2 sp2 एक ही है ना। यहाँ sp, यहाँ क्या sp। इस कार्बन का क्या? कोई पाई बॉन्ड नहीं, मतलब sp3। ओवर कॉन्फिडेंस में मत आना और ये भी मत सोचना कि सर इतना आसान आसान तो आप पढ़ा रहे हो, टफ कौन पढ़ाएगा, मैं पढ़ाऊंगा। बट पहली क्लास है, आसान आसान पढ़ेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे, फिर एकदम लेवल की बातें करेंगे, ठीक है ना। चलिए ये हो गया अपना क्या? sp2। ये क्या हो गया? sp2। ये क्या हो गया? sp2। सर सब तो sp2 है इसमें, इसका मतलब इसमें रिजोनेंस पाया जाता होगा। ये क्या होता है सर? ये आगे मिलेगा बेटा, परेशान नहीं होने का, अभी आगे मिलेगा। चलिए आगे उसके बाद आ जाते हैं कॉन्सेप्ट फॉर लीनियरली अरेंज्ड कार्बन एंड हाइड्रोजन। कितने कार्बन हमारे लीनियरली अरेंज्ड हैं, कितने हाइड्रोजन हमारे लीनियरली अरेंज्ड हैं, इसकी बात हम लोग करेंगे और इसको सीखेंगे कि कितने कार्बन हमारे लीनियरली अरेंज्ड हैं, कितने हाइड्रोजन हमारे लीनियरली अरेंज्ड हैं, ठीक है ना। तो देखिए कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझिएगा, मैं आपको सिंपल सा बताऊं। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, क्या समझे? ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन और कार्बन और हाइड्रोजन जो कि डायरेक्टली अटैच हो हमारे ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से, उनको क्या बोलते हैं? लीनियरली अरेंज्ड कार्बन एंड हाइड्रोजन। सर लाइन पढ़ दिए, हमको समझ नहीं आया कुछ। बच्चों आएगा, सुनो मैंने क्या बोला। मैंने बोला ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन खुद, और उस ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन या फिर उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन होगा, वो लीनियरली अरेंज्ड कार्बन और हाइड्रोजन बोले जाते हैं। एक बार फिर से, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एंड ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा कार्बन और हाइड्रोजन जो होता है वो लीनियरली अरेंज्ड कार्बन और हाइड्रोजन होता है। क्या बात समझ में आई? बात क्लियर हुई? यूज हुई, क्लियर हुई। चलिए अच्छी बात, सीख लिया आपने, ठीक है ना।
तो चलिए, अगर आपने सीख लिया तो एक क्वेश्चन करके मैं आपको सिखाता हूँ। बताओ, हाउ मेनी कार्बन एंड हाइड्रोजन आर लीनियरली अरेंज। कंपाउंड का है सर, हम तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। चलिए, तो कंपाउंड भी आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। देखिए, पहला कंपाउंड है मेरे पास CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3। बच्चों बताओ, कितने कार्बन या कितने हाइड्रोजन, कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन इसमें लीनियरली अरेंज है? जल्दी से आंसर करो। दूसरा आ रहा है आपके पास CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। इसमें बताओ कितने कार्बन और हाइड्रोजन लीनियरली अरेंज है? जल्दी से बोलो। एक तीसरा आ रहा है आपके पास। सर क्या कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करा दोगे? बिल्कुल कराएंगे बच्चों। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। राइट। तो ये है अपने पास तीन कंपाउंड। अब हमें यहाँ पर ढूंढना है कि कितने कार्बन लीनियरली अरेंज्ड है फर्स्ट में, कितने हाइड्रोजन लीनियरली अरेंज्ड है। ठीक है, तो चलो जरा ढूंढते हैं, कोशिश करते हैं। बच्चों, क्या ये ट्रिपल बॉन्डेड है, लीनियरली अरेंज्ड होगा? बिल्कुल होगा। ये भी होगा, होगा। इससे जुड़ा हुआ ये भी होगा लीनियरली अरेंज? सर होगा। क्या ये हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्डेड से डायरेक्टली जुड़ा है? नहीं जुड़ा है, तो ये लीनियरली अरेंज नहीं हुआ। बच्चों इधर क्या ये कार्बन इस हाइड्रोजन से जुड़ा है, तो ये लीनियरली अरेंज होगा? हाँ। नहीं, गलती नहीं करने का। क्यों नहीं करने का? क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे पास में क्या है, यहाँ पर ये जो कार्बन है वो जुड़ा होगा इस कार्बन से, ना कि हाइड्रोजन से, ना कि हाइड्रोजन से, ना कि हाइड्रोजन से। ठीक है, ये जुड़ा है किससे? कार्बन से, ना कि हाइड्रोजन से। बात क्लियर हुई? तो यहाँ पर चार कार्बन हैं जो हमारे लीनियरली अरेंज्ड हैं, तो हम बोलेंगे ओनली 4 कार्बन आर लीनियरली अरेंज्ड। बात क्लियर हुई? इसमें बात करते हैं। तो बच्चों देखो, ये कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, ये भी ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है। इस ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से यहाँ जुड़ा कौन है? हाइड्रोजन, तो ये भी लीनियरली अरेंज्ड है। और इस कार्बन से जुड़ा है इधर कार्बन। तो बोलो जल्दी से। यहाँ हम कहेंगे 3 कार्बन प्लस 1 हाइड्रोजन लीनियरली अरेंज्ड है। क्लियर हुआ? यहाँ बात करते हैं। तो ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, इससे जुड़ा ये हाइड्रोजन लीनियरली अरेंज, इससे जुड़ा हुआ ये कार्बन होगा, नॉट हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन तो ऊपर नीचे कहीं होगा। तो यहाँ पर लीनियरली अरेंज्ड वाले कितने हैं? इतने। तो हम कहेंगे 3 कार्बन प्लस 1 हाइड्रोजन, यही है हमारे क्या? लीनियरली अरेंज। क्या है? लीनियरली अरेंज है। क्या बच्चों बात समझ में आई? बात क्लियर हो गई सबको अच्छे तरीके से? एकदम क्लियर ना? एकदम क्लियर। चलिए, अब हम लोग चलते हैं आगे। और अभी मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको ज्योमेट्री स्ट्रक्चर वगैरह बना करके दिखाऊंगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन में, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, उसको देखते हैं। मैं कह रहा हूँ हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री और शेप उसका क्या होगा, ठीक है ना? हाइब्रिडाइजेशन, उसकी ज्योमेट्री, उसका शेप क्या होगा, उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। चलिए, तो मैंने कहा कि मेरे पास में बच्चों जो है हाइब्रिडाइजेशन है sp3। क्या हाइब्रिडाइजेशन है? sp3। तो इसकी ज्योमेट्री क्या होती है? मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इसकी ज्योमेट्री 3 डायमेंशनल होती है, ऐसे करके, है ना? टेट्राहेड्रल को क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल। टोटल कितने एंगल पाए जाते थे इसमें? 6। कितने डिग्री के पाए जाते थे? पाए जाते थे इसमें 109.5 डिग्री के, है ना? टेट्राहेड्रल। टोटल 6 एंगल 3 डायमेंशन में पाया जाता है। ठीक है, बात क्लियर? ये जो एंगल होगा आपका वो 109.5 डिग्री का। ठीक है, चलिए। sp3 के बाद मैं अब बात करता हूँ आपसे sp2 हाइब्रिडाइजेशन की। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो होता है कार्बन का, उसमें पाए जाते हैं 3 वैलेंसी इस तरीके से, मतलब 3 चीजें जुड़ी होंगी। 3 कार्बन से जुड़ा होगा ये। ठीक है, देखो यहाँ पर जो है एंगल आपका पाया जा रहा है कितना? 120 डिग्री का। और टोटल कितने पाए जा रहे हैं? 3 पाए जा रहे हैं। यहाँ पर बच्चों टोटल 6 थे, यहाँ पर टोटल 3 है। ये पीछे आपको पढ़ा करके आ चुके हैं, बता करके आ चुके हैं। ठीक है, अब इसका शेप देखो जरा। शेप कैसा है? शेप है इसका ट्राइगोनल। कैसा है बच्चों? 3 तो गोनल दिख रहे हैं, ट्राइगोनल, और एक ही प्लेन में है ना, तो ट्राइगोनल प्लेनर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल प्लेनर। क्या अभी ऐसा कोई शेप पढ़ा था? पढ़ा था। इसके बाद आता है बच्चों अपना क्या? sp हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या होता है? ये है अपन लोग का कार्बन, इसमें एक इधर वैलेंसी और एक इधर। ठीक है, इस कार्बन से 2 अदर ग्रुप्स जुड़े होंगे, तो इसमें क्या होगा? ये जो एंगल है वो बनेगा 180 डिग्री का। और कितने बनेंगे सर? 2 ना बच्चों, 2 नहीं, एक। क्यों? क्योंकि इधर से मीजर करो या इधर से मीजर करो, एक ही बात रहेगी ना। और ये क्या है? लीनियर है। इसका शेप कैसा है बच्चों? लीनियर है। एंगल कितने बनेंगे इसमें? एक। कितने डिग्री का? 180 डिग्री का। सारी बातें आपको मुझे लगता है क्लियर हो गई होंगी कि किस तरीके से अपन लोग के एंगल बन रहे हैं। ये थोड़ा सा गंदा लिखा हुआ था, इसको तो साफ साफ लिख लो, क्योंकि गंदा जो है अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो ये था आपका
इसके बारे में ये भी आपने क्लियर किया। एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट हम आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे और आप जो है क्लियर करते रहेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल इन बेंजीन मॉलिक्यूल। तो बेंजीन मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल कितने होंगे? चलो मैं आपको बताता हूँ ना कितने होंगे। बेंजीन मॉलिक्यूल बोले तो बच्चों, सर बेंजीन का स्ट्रक्चर तो आपने अभी बनाया था। हाँ मैंने बनाया था, बिल्कुल बनाया था, फिर से बनाते हैं। भाई सीधा सीधा नहीं बन रहा, रुको, जब तक अच्छा नहीं बनेगा तब तक हम मजा नहीं आएगा, ठीक है ना? तो अच्छा बनाने के लिए हम लोग कुछ इस तरीके से अच्छा बना लेते हैं, ठीक है? सर अब तो बहुत ही अच्छा बना दिया। हाँ बच्चों अच्छा बन गया। ये बन गई अपनी बेंजीन, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है कि कितने एंगल्स पाए जाएंगे, ठीक है ना? तो चलो भैया बेंजीन में एंगल बताने चलते हैं अपन लोग। बताओ बताओ बच्चों, एक पाई बॉन्ड पाया जा रहा है हर कार्बन पर, हाइब्रिडाइजेशन हर कार्बन का sp2 होगा, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसका मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हर कार्बन पर कितने एंगल पाए जाएंगे भैया? sp2 हाइब्रिडाइजेशन में कितने एंगल बताए? 3 एंगल बताए। तो बच्चों यहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन में कितने एंगल्स पाए जाएंगे? 3 एंगल। और ऐसे कितने कार्बन हैं इसमें जिसपे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है? तो आप कहोगे सर 6 होते हैं टोटल। मैंने कहा बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। तो 6 कार्बन है, 6 से मल्टीप्लाई कर दें, हर कार्बन पर 3 एंगल है ना, तो टोटल कितने आ जाएंगे? टोटल आ जाएंगे आपके पास 18 एंगल्स। कितने आ जाएंगे? 18 एंगल्स। बात समझ में आई? 18 एंगल्स। क्या सारे के सारे 120 डिग्री के होंगे? हाँ सर बिल्कुल 120 डिग्री के होंगे सारे। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई बात समझ में? क्लियर है? क्लियर एकदम मस्त। चलिए आगे आते हैं। आगे अब हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी बॉन्ड लेंथ की और बॉन्ड ऑर्डर की, ठीक है? तो देखिए बॉन्ड लेंथ, अगर हम कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बात करते हैं तो 54 पिकोमीटर होती है बॉन्ड ऑर्डर 1। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब जो नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल में दो एटम के बीच में जो बॉन्ड बने होते हैं उसी को बॉन्ड ऑर्डर बोला जाता है। अगर डबल बॉन्ड की बात करेंगे तो उसमें बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2 और उसकी बॉन्ड लेंथ होती है 134 पिकोमीटर। बच्चों ये एंगस्ट्रॉम में बोला जाएगा तो 1.54 एंगस्ट्रॉम, 1.34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है? अगर कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ होगी 120 पिकोमीटर या 1.20 एंगस्ट्रॉम। बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड है? 3 बॉन्ड है। बात क्लियर? बट एक बात अच्छे से आपको दिमाग में उठानी है कि अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, कौन सा सिस्टम बच्चों? कॉन्जुगेटेड सिस्टम। थोड़ा सा यहाँ पर एक स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको कॉन्जुगेटेड सिस्टम करेंगे, कॉन्जुगेटेड, है ना? बट इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम एज इन बेंजीन द बॉन्ड लेंथ 139 पिकोमीटर। कितनी होती है बच्चों? 139 पिकोमीटर होती है। कितनी होती है? 139 पिकोमीटर। ये बात याद रखिएगा जहां जहां रिजोनेंस पाया जाता है। और इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? वो होता है 1 और 2 के बीच का, या फिर हम बोल सकते हैं 1.5 होता है। कितना होता है? 1.5। भाई 1.5 भी तो किसके बीच का है? आप कहोगे सर 1 और 2 के बीच का है, ठीक है? या हम कहें बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। बॉन्ड लेंथ भी बोल सकते हैं सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच की होती है। इतनी बातें समझ में आई? अच्छा, इसके बाद बच्चों जो हमारे पास में बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर की हम बात कर रहे थे, तो जो बॉन्ड लेंथ होती है हमारी, जिसको शॉर्ट में मैं लिखता हूँ BL, क्या लिखता हूँ? BL। ये बॉन्ड लेंथ जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर मतलब BO के, किसके? BO के। और जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, बॉन्ड की जो मजबूती होती है, वो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। कैसे हुआ सर ये? बच्चों ये बताओ, सिंगल बॉन्ड है मतलब एक लकड़ी आपको दी गई तोड़ने के लिए, तो आप आसानी से तोड़ पाओगे। 2 में ज्यादा मजबूती, 3 में और ज्यादा मजबूती। भाई मजबूती मतलब स्ट्रेंथ ना, स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है कब? जब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है। तो बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर बॉन्ड लंबा होगा तो आप आसानी से ब्रेक कर पाओगे, है ना? और बॉन्ड छोटा होगा तो आप आसानी से ब्रेक नहीं कर पाओगे। मान लो मैं कहूँ आपसे कि आपके पास इतना बड़ा बॉन्ड है, इसको तोड़ना है तो मुश्किल पड़ेगा। आपसे कहूँ इतना बड़ा बॉन्ड है आपके पास तो आप इसको आसानी से ब्रेक कर पाओगे, है ना? मैं ब्रेक नहीं करने वाला है, परेशान ना हो आप, ठीक है? तो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर जो होते हैं वो एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। बातें क्लियर हैं? बातें समझ में आ रही हैं आपको? ठीक है, तो आपको ये बात क्लियर हुई। अब आइए एक क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। सर क्वेश्चन दीजिए जरा। अब क्वेश्चन आप बताओगे नहीं, हम सॉल्व कर देंगे। हमने कहा ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन हमने दिया आपको कि कार्बन कार्बन अपन लोग के पास ट्रिपल बॉन्ड है, पहला। दूसरा जो है अपन लोग के पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। तीसरा अपन लोग के पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। क्या है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अब आपको अरेंज किसमें करना है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड ऑर्डर इसका 3 है, इसका 2 है, इसका 1 है, तो बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब मैं कहूंगा कि फर्स्ट की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, फिर सेकंड की, फिर इसके बाद थर्ड की होगी, है ना? तो ये किसका ऑर्डर है बच्चों? बॉन्ड स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ का
डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। अच्छा, बॉन्ड लेंथ का अगर बनाना होगा बच्चों तो क्या हो जाएगा, 3, 2, 1। ये किसका है, Bl, मतलब बॉन्ड लेंथ का है। किसका है, बॉन्ड लेंथ का है। बात समझ में आ गई, आ गई। चलिए बच्चों, यहाँ पर अभी मैंने जो बातें की थी आपसे वो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ की बात की थी, ठीक है ना। अब मैं आपसे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ की बात करने वाला हूं, जब कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो और डबल से जुड़ा हो, ट्रिपल से जुड़ा हो, ठीक। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ, जिसमें मैं बात कर रहा हूँ कार्बन, ऐसा कार्बन जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो, तो उसकी बॉन्ड लेंथ होती है 112 पिकोमीटर या 1.12 एंगस्ट्रॉम। जब कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हो, उससे जुड़ा हाइड्रोजन हो, उसकी बॉन्ड लेंथ 1.10 एंगस्ट्रॉम या 110 पिकोमीटर। अगर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन है तो ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ होगी वो 108 पिकोमीटर होगी या 1.08 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी। याद रहे मैं बात कर रहा हूं बच्चों ये कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ की, ठीक है ना, कार्बन हाइड्रोजन की। कार्बन अगर ट्रिपल से जुड़ा है, सिंगल से जुड़ा है, डबल से जुड़ा है, तब अलग अलग केसेस में यहाँ 112, यहाँ 110, यहाँ 108 पिकोमीटर, ये आपकी बॉन्ड लेंथ होगी। अच्छा, जब ये सिंगल से जुड़ा है बच्चों तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, आप चीख के बोलो sp3 होगा। डबल से जुड़ा है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, आप बोलोगे sp2 होगा। अगर इसकी बात करूं तो इसका sp होगा। यार पढ़े हो ना, 0 पाई बॉन्ड sp3, एक पाई बॉन्ड sp2 और एक भी पाई बॉन्ड नहीं तो sp हाइब्रिडाइज, सॉरी, तीन ट्रिपल बॉन्ड होगा मतलब 2 पाई बॉन्ड तो आपका हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब एक नोट पॉइंट आपके समझ में आ रहा होगा कि भाई कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ भी सिंगल बॉन्ड की मैक्सिमम थी, और कार्बन हाइड्रोजन भी बॉन्ड लेंथ उसकी ज्यादा है जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन है ना। मतलब ऐसा तो एल्केन में पाया जाता है ना। तो नोट करके मिला, कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ इज मैक्सिमम इन एल्केन्स। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि मैक्सिमम किस में होती, तो आप कहोगे एल्केन्स में, क्योंकि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ ज्यादा थी, फिर उसके बाद कार्बन हाइड्रोजन की भी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है जब वो सिंगल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद आ जाता है आपके सामने एक क्वेश्चन। बट बच्चों एक बात मुझे बताओ जरा, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जैसे मेरे पास में एक कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये मेरे पास कंपाउंड है। इसमें मुझे बॉन्ड लेंथ बताओ कितनी होगी। तो ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन को बच्चों गलत मत करिएगा प्लीज। देखें यहां से ये यहां पर जाएगा और ये यहां पर जाएगा, अल्टरनेट पोजीशन पर है, इसमें रिजोनेंस पाया जाएगा। इसीलिए हर कार्बन की बॉन्ड लेंथ जो होगी वो होगी 1.39 एंगस्ट्रॉम। कितनी होगी बच्चों, 1.39 एंगस्ट्रॉम। क्यों ऐसा हो रहा है, रिजोनेंस की वजह से। रिजोनेंस को हम लोग आगे एक्सप्लेन करेंगे, आगे सीखेंगे। तो इतनी बात आपको याद होगी, समझ में आ गई होगी कि रिजोनेंस में क्या होती है, बॉन्ड लेंथ इक्वल हो जाती है और वो भी 1.39 एंगस्ट्रॉम हो जाती है। ठीक है ना, पीछे पढ़ा भी है हम लोगों ने इस बात को। चलिए अब और आगे आते हैं, थोड़ी सी बात क्वेश्चन की करते हैं। यहाँ मैं एक क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ, अच्छा से आपसे जो है क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहता हूँ मैं आपसे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन आपका यहाँ पर था। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपको मैं दे रहा हूं कि यहाँ पर मेरे पास में है एक RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर है मेरे पास सिंगल बॉन्ड O-। ठीक है, आपको मे भी ये क्वेश्चन अभी समझ ना आए, बट जब आप लोग जो है रिजोनेंस पढ़ लोगे तो आपको ये क्वेश्चन डेफिनेटली बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और ये जो है आपका इस तरीके से इसका दूसरा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको दिया गया है, RC सिंगल बॉन्ड O- डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये दूसरा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिया गया है। आपसे कहा गया है कि यहाँ पर अगर मेरी बॉन्ड लेंथ जो है वो x हो, ये डबल बॉन्ड की, और ये वाली अगर y हो, ठीक है ना, तो हमें ये बताइए कि इस x और y में क्या रिलेशन पाया जाएगा। पहला ऑप्शन आपके पास है x इज इक्वल टू y होगा, दूसरा ऑप्शन आपके पास है x इज ग्रेटर देन y होगा, तीसरा ऑप्शन आपके पास है बच्चों x इज लेस देन y होगा, चौथा ऑप्शन अपने पास है कैन नॉट से। हम कुछ नहीं कह सकते भाई इसके बारे में, कैन नॉट से। ठीक है, तो बताइए, देखिए बेटा यहाँ पर ये मत कहिएगा कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ कम होगी, यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो ज्यादा होगी। नहीं बच्चों, यहाँ पाया जाएगा अपना रिजोनेंस। ठीक है ना, ये लोन पेयर होंगे इसके पास तो ये रिजोनेंस पाया जाएगा। तो रिजोनेंस में बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, इसलिए इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। और इसका भी अगर हम बनाए रिजोनेंस हाइब्रिड तो वो बनेगा अपन लोग के पास कैसा, RC सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और यहाँ पर डॉट 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 ऐसे करके, यहाँ पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, ऐसा बनेगा। इसको हम लोग बोलते हैं रिजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोलते हैं बेटा, रिजोनेंस हाइब्रिड। तो रिजोनेंस में जहां पर भी रिजोनेंस पाया जाएगा वहां बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ठीक है ना, रिजोनेंस हाइब्रिड। क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात। चलिए अब आगे चलते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं, कुछ एक दो क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट व्हेन मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड इंक्रीज। मल्टीप्लिसिटी का मतलब पहले सिंगल बॉन्ड हो, फिर डबल बॉन्ड हो जाए, फिर ट्रिपल बॉन्ड हो जाए, अगर बढ़ेगी तो क्या सही होगा। तो बच्चों
मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड बढ़ने पर बॉन्ड लेंथ तो डिक्रीज होगी, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर क्या है, बढ़ रहा है, तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा अपन लोग का, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि जो बातें लिखी गई हैं वो सारी सही लिखी गई हैं, आंसर हुआ ऑल ऑफ दीज। बात समझ में आई? बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी, ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास पहले कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड हो जाए, फिर ट्रिपल बॉन्ड हो जाए, ऐसे करके तभी तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड बढ़ रही है ना। तो बताओ, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, बॉन्ड लेंथ घटेगी और बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज हो गया। अगला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, और दिया क्या गया है आपको, इथेन, इथेन में कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा, एन जुड़ा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 1.54 एंगस्ट्रॉम, राइट बच्चों, 1.54 एंगस्ट्रॉम। ये कितना, इथीन डबल बॉन्ड होगा तो 1 कार्बन कार्बन डबल की कितनी पड़ी, 1.34 एंगस्ट्रॉम, राइट। और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इथाइन में होगा तो इसकी कितनी पड़ी है, 1.20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और बेंजीन में पाया जाता है रिजोनेंस, बच्चों को हमने पढ़ा है, कितनी पाई जाएगी, 1.39 एंगस्ट्रॉम पाई जाएगी। ठीक है ना, 1.39 एंगस्ट्रॉम पाई जाएगी। सब कुछ हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पढ़ा है। ठीक है, चलिए पढ़ा है, तो इसको अब हम अरेंज करके देखते हैं। अरेंज करेंगे तो बताओ, इथेन मतलब ए की सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद हमारे पास हो जाएगा डी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ बना रहे ना, और फिर इसके बाद हमारे पास हो जाएगा बी, और इसके बाद हमारे पास हो जाएगा सी, क्योंकि सी की सबसे कम है बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो ये बनेगा हमारा बॉन्ड लेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये होगा हमारा आंसर। उम्मीद है इसे भी आप समझे होंगे, क्लियर किए होंगे। चलिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, जो हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है हमारे पास, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस तरीके से हम डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को जानना होगा कि आखिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, किसको बोला जाता है, किसको नहीं बोला जाता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब आइए समझते हैं। सबसे पहले तो हम बोल सकते हैं किसी भी एटम की ऐसी टेंडेंसी, जिस टेंडेंसी से वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या बोला, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब ये हुआ कहने का कि हमारे पास में कोई एटम है, कोई एटम है, उन दो एटम्स के बीच में कोई बॉन्ड बना हुआ है। मान लो यहाँ पर कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, तो कार्बन और क्लोरीन के बीच में ये जो बॉन्ड बना है, ये आपका कोवलेंट बॉन्ड है और ये शेयरिंग से बना होगा। तो इस शेयरिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हुए होंगे वो एक कार्बन का होगा और एक क्लोरीन का होगा। तो इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कौन सा एटम अपनी तरफ खींच लेता है, कौन अट्रैक्ट कर लेता है, कितनी तेजी से अट्रैक्ट कर लेता है, उस एटम की वही टेंडेंसी जो होती है वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। मुझे लगता है कि आप पॉइंट को समझ गए होंगे। अब उसके बाद में मैं आपसे बात करूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो किस तरीके से डिपेंड करती है। तो बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो हमारी डिपेंड करती है परसेंटेज एस करेक्टर पर। इस पर डिपेंड करती है, परसेंटेज एस करेक्टर पर डिपेंड करती है। तो चलिए सीखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम शॉर्ट में लिखेंगे ई एन। क्या लिखेंगे बच्चों, ई एन। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस करेक्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस करेक्टर। अभी हम आपको सिखाएंगे कि परसेंटेज एस करेक्टर कैसे निकाला जाता है, किस हाइब्रिडाइजेशन में कितना परसेंटेज एस करेक्टर होता है। ठीक है ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस करेक्टर। अब छोटी सी बात हम एक डब्बे में सीख लेते हैं कि परसेंटेज एस करेक्टर कैसे निकालते हैं। तो चलिए जरा सीखिए यहाँ पर मेरे साथ। परसेंटेज एस करेक्टर की मैं अगर बात करूं तो एसपी हाइब्रिडाइजेशन में दो ही ऑर्बिटल हैं, इसका मतलब इसमें 50% एस करेक्टर और 50% पी करेक्टर होगा। तो मैं कहूंगा 50% एस करेक्टर। आपको बात समझ आ रही है कि परसेंटेज एस करेक्टर मैंने कैसे डिसाइड किया, दो ही ऑर्बिटल हैं तो दोनों क्या होंगे, 50-50% हो जाएंगे। अगर यही बात मैं आपसे करूं sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, तो यहाँ पर हमारे पास तीन ऑर्बिटल हैं और तीन ऑर्बिटल इक्वली अगर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए 100 में तो वो मिलेगा हमको 33.33%, 33.33% एस करेक्टर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन में परसेंटेज एस करेक्टर की, तो यहाँ पर हमें मिलेगा चार ऑर्बिटल 100 में अगर 4 से डिवाइड कर दें तो हमें मिलेगा 25% एस करेक्टर, क्योंकि एस का तो एक ही ऑर्बिटल है ना। 25% एस करेक्टर, यहाँ पर एक एस का था, दो पार्ट पी का था, यहाँ पर एक पार्ट एस का था, तीन पार्ट पी का था, यहाँ पर एस का और पी का बराबर बराबर था। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं क्वेश्चंस को। जैसे मैंने कहा कि मुझे बताइए परसेंटेज एस करेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो मेरे पास एसपी हाइब्रिडाइजेशन है
मेरे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, मेरे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। बताइए सबसे ज्यादा परसेंटेज एस करेक्टर हमारा sp में होगा, इसका मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी वो sp हाइब्रिडाइजेशन की होगी, फिर sp2 हाइब्रिडाइजेशन की होगी। मुझे लगता है आपको बात क्लियर हो रही होगी, बात आपको समझ आ रही होगी। इसी तरीके से मैं आपसे इस तरीके से इस फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लूं, मेरे पास ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन और हाइड्रोजन है, मेरे पास डबल बॉन्डेड कार्बन और इसकी 4 वैलेंसी इस तरीके से पूरी है, यहाँ हाइड्रोजन है, और मेरे पास कोई सिंगल बॉन्डेड कार्बन जिसकी 2 वैलेंसी इस तरीके से हैं और एक हाइड्रोजन है। तो बताइए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा। तो बच्चों आप कैसे लगाओगे, आप इसका हाइब्रिडाइजेशन देखोगे, जो कि मैं आपको पिछले लेक्चर में देखते ही निकालने का तरीका बता चुका हूं, है ना। बहुत मस्त तरीका आपको बताया गया हाइब्रिडाइजेशन का। sp2 हो जाएगा, यहाँ से sp3 हो जाएगा, राइट, क्योंकि कोई भी पाई बॉन्ड यहाँ पर नहीं है। बात क्लियर हो गई। अच्छा, इसके साथ ही साथ आप यहाँ पर ये बोल सकते हो कि इसमें 50% एस करेक्टर है हमारा, यहाँ पर हमारा 33.3% एस करेक्टर है, 33 लिख सकते हो, यहाँ पर आप 25% बोल सकते हो। मतलब इनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बनेगा वो इस तरीके से बन जाएगा। बातें समझ में आ गई, बातें क्लियर हो गई। कभी कभी हमें एसिडिक करेक्टर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर लगाना पड़ता है, तो उसका क्या होता है, तो हम बोल सकते हैं एसिडिक करेक्टर, एसिडिक करेक्टर AC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EN इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्योंकि अभी आप जब हाइड्रोकार्बन्स पढ़ोगे, मैं पढ़ाऊंगा आपको, तो वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर हम एसिडिक स्ट्रेंथ डिसाइड करेंगे और परसेंटेज एस करेक्टर के बेसिस पर डिसाइड करेंगे और बोलेंगे कि एल्काइन इज मोर एसिडिक देन एल्कीन एंड एल्केन्स। ठीक है ना। तो मुझे लगता है बात आपको समझ आ गई, क्लियर कर लिया आपने। अब आते हैं टाइप्स ऑफ कार्बन। तो बच्चों याद रखिएगा हमारे पास 4 टाइप्स के कार्बन पाए जाते हैं। 4 टाइप में जो कार्बन हमारे पास होते हैं वो प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन होते हैं। बड़ा सिंपल तरीके से आपको समझ में आनी चाहिए बात कि अगर कोई कार्बन सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, सिर्फ और सिर्फ कितने कार्बन से अटैच है बच्चों, एक कार्बन से अटैच है, तो वो हमारा प्राइमरी कार्बन होगा। द कार्बन एटम विच इज अटैच्ड विद ओनली 1 कार्बन, तो वो उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन को 1 डिग्री कार्बन भी लिखते हैं। अगर मैं बात करूं आपसे सेकेंडरी कार्बन की, तो सेकेंडरी कार्बन हमारा ऐसा कार्बन होता है जो सिर्फ और सिर्फ 2 कार्बन से अटैच होता है, तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कार्बन। क्या बोलते हैं बच्चों, सेकेंडरी कार्बन बोलते हैं। क्या बात आपको समझ आ रही है, सेकेंडरी कार्बन बोल दिया। अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास कोई एक कार्बन है जो कार्बन 3 अदर कार्बन से अटैच है, उसको हम बोलेंगे टर्सरी कार्बन। क्या बोलेंगे बच्चों, टर्सरी कार्बन, अगर 3 कार्बन से अटैच है। अगर कोई कार्बन मेरे पास ऐसा कार्बन है जो 4 अदर कार्बन से अटैच है, उसकी 4 वैलेंसी, चारों वैलेंसी आपकी कार्बन से अटैच हो गई है, तो उसको हम बोलेंगे कि वो कार्बन हमारा क्वाटरनरी कार्बन है। कौन सा कार्बन है बच्चों, क्वाटरनरी कार्बन। तो क्या सीखा आपने, अगर कोई कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है वो प्राइमरी कार्बन, 2 से जुड़ा है सेकेंडरी कार्बन, 3 से जुड़ा है टर्सरी कार्बन और 4 से जुड़ा है क्वाटरनरी कार्बन। इसको प्राइमरी वाले को हम 1 डिग्री कार्बन, सेकेंडरी को 2 डिग्री कार्बन, टर्सरी को 3 डिग्री और क्वाटरनरी को 4 डिग्री कार्बन करके लिख सकते हैं। जब आप कार्बन का नेचर जान गए तो अब आपको जानना पड़ेगा हाइड्रोजन का नेचर। ठीक है ना। हाइड्रोजन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी किस बेसिस पर बोले जाते हैं उनको सीखते हैं। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन की बात करेंगे। 3 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन होंगे हमारे पास। कितने टाइप के हाइड्रोजन होंगे, 3 टाइप के। सर कार्बन तो 4 टाइप के पढ़ा है, हाइड्रोजन 3 टाइप के क्यों होते हैं। तो देखिए बच्चों, क्वाटरनरी हाइड्रोजन नेवर भी पॉसिबल, कभी भी क्वाटरनरी हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है। उसका रीजन है, आपको बताएंगे अभी कि क्यों नहीं क्वाटरनरी, आपको खुद भी समझ में आ जाएगा कि क्यों नहीं होगा। तो प्राइमरी हाइड्रोजन किसको बोलेंगे, जो हाइड्रोजन प्राइमरी कार्बन से अटैच होगा उसको हम बोलेंगे क्या, प्राइमरी हाइड्रोजन। ठीक है ना। जो हाइड्रोजन प्राइमरी कार्बन से अटैच होगा उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी हाइड्रोजन बोलेंगे। सेकेंडरी हाइड्रोजन, जो सेकेंडरी हाइड्रोजन जो होगा वो सेकेंडरी कार्बन से अटैच होगा उसको सेकेंडरी हाइड्रोजन बोलेंगे। इसी तरीके से जो हाइड्रोजन हमारा टर्सरी कार्बन से, 3 डिग्री कार्बन से अटैच होगा, है ना, हाइड्रोजन विच अटैच्ड विद 3 कार्बन नहीं बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे टर्सरी कार्बन। ये थोड़ा सा गलत हुआ है, इसको आप सही करेंगे। यहाँ पर 3 की जगह पर लिखेंगे टर्सरी कार्बन। ठीक है बच्चों, टर्सरी कार्बन। और टर्सरी कार्बन कौन सा होता है, जो 3 कार्बन से जुड़ा होगा, टर्सरी कार्बन। ठीक है। तो ये हो गया आपके पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी हाइड्रोजन। अब बच्चों जब हम बात करते हैं कार्बन की वैलेंसी, आपको बताई गई कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो इसकी अगर चारों वैलेंसी में से 3 वैलेंसी तो कार्बन से जोड़ दिया आप, तो 1 वैलेंसी आप हाइड्रोजन से जोड़ी। तो आपने कहा 3 अदर से जुड़ा, टर्सरी कार्बन हुआ, टर्सरी कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन, टर्सरी हाइड्रोजन हुआ। अगर ये चौथी वैलेंसी जो है बच्चों वो भी आप कार्बन से जोड़ दोगे तो क्वाटरनरी कार्बन तो हो जाएगा, लेकिन क्या इस पे हाइड्रोजन जुड़ पाएगा, नहीं जुड़ पाएगा। इसीलिए तो मैंने कहा क्वाटरनरी कार्बन इज पॉसिबल बट क्वाटरनरी हाइड्रोजन नेवर बी पॉसिबल। क्वाटरनरी कार्बन तो पाया जाएगा बट क्वाटरनरी हाइड्रोजन
नेवर बी पॉसिबल। ठीक है ना, बात क्लियर हुई। आइए अब इस चीज को समझने के लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, जिससे बात हमारी और ज्यादा क्लियर हो जाए। तो चलिए तैयार रहिए आप क्लियर करने के लिए। क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। आपको इसमें प्राइमरी कार्बन प्राइमरी हाइड्रोजन का नंबर, सेकेंडरी कार्बन सेकेंडरी हाइड्रोजन का नंबर, टर्सरी कार्बन टर्सरी हाइड्रोजन का नंबर, क्वाटरनरी कार्बन का नंबर, और क्वाटरनरी हाइड्रोजन तो होता ही नहीं है, वो बताना है। ठीक है ना, चलिए तो देखते हैं जरा क्वेश्चन अपने पास किस तरीके का है। क्वेश्चन है CH3। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिखते हैं बच्चों, जिससे पूरा अच्छे तरीके से दिखाई दे हमें। CH3, CH2, CH, ऊपर लगा है अपने पास CH3, और यहां पर है अपने पास C, यहां लगा है CH3, यहां लगा है फिर से CH3, और आगे जो है दिया गया है आपको, ये कार्बन अटैच है CH3 से। ठीक है, ये कंपाउंड है अपने पास, और इस कंपाउंड में हमें ये बताना है कि कौन कौन से कार्बन और कौन कौन से हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो चलिए जरा स्टार्ट करिए, समझिए, सीखिए और क्वेश्चन पर हिट करिए। बच्चों क्या ये प्राइमरी कार्बन है? बोल दो जल्दी से जरा, प्राइमरी कार्बन है? आप कहोगे बिल्कुल है सर। क्या ये आपका सेकेंडरी कार्बन है? क्या ये आपका टर्सरी कार्बन है, एक कार्बन से, दो कार्बन से, तीन कार्बन से जुड़ा है? क्या ये वाला बच्चों कार्बन प्राइमरी कार्बन है? बिल्कुल है। क्या बेटा ये वाला कार्बन जो है वो क्वाटरनरी 4 डिग्री कार्बन है? आप कहोगे हाँ सर है, एक से इधर, एक से इधर, एक से इधर, एक से इधर, चार से जुड़ा है। क्या ये वाला बेटा प्राइमरी कार्बन है? यस। क्या ये वाला प्राइमरी कार्बन है? यस। क्या ये वाला आपका प्राइमरी कार्बन है? यस। तो बच्चों यहां पर लिखिए प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन का नंबर कितने हैं? प्राइमरी कार्बन बोलो जल्दी से। एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच है प्राइमरी कार्बन। यहां लिखिए सेकेंडरी कार्बन का नंबर कितने हैं बेटा? सिर्फ एक। यहां लिखिए 3 डिग्री टर्सरी कार्बन का नंबर कितने हैं? आंसर आएगा एक। क्वाटरनरी कार्बन कितने हैं बच्चों? आंसर आया एक, आंसर आया एक है। क्लियर है? चलिए अब लिखिए प्राइमरी हाइड्रोजन, काउंट करिए जल्दी से। 5 कार्बन है, हर कार्बन पर 3 लगे होंगे, 3 प्राइमरी हाइड्रोजन, 3 प्राइमरी हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, टोटल हुए 15 हाइड्रोजन, है ना। सेकेंडरी हाइड्रोजन लिखेंगे, कितना आ जाएगा? सेकेंडरी हाइड्रोजन का नंबर आ जाएगा अपना दो। कितना आ जाएगा? दो, है ना। अगर मैं आपसे बात करूं टर्सरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन यही वाले थे ना बच्चों। सेकेंड टर्सरी हाइड्रोजन सेकेंडरी के बाद बात करें तो आप बताइए टर्सरी हाइड्रोजन कितने हैं? सिर्फ एक हाइड्रोजन, सिर्फ एक हाइड्रोजन। क्लियर? क्या क्वाटरनरी हाइड्रोजन होता है? पॉसिबल ही नहीं है। कितना होगा? जीरो। ठीक है ना, कभी पाया ही नहीं जाता। मुझे लगता है बात समझ आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन है अपने पास, दमदार क्वेश्चन है। चलिए दमदार क्वेश्चन की बात करके देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव ओनली वन टाइप ऑफ हाइड्रोजन? कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसमें सिर्फ वन टाइप के हाइड्रोजन पाए जाते हैं? चलिए भाई वन टाइप के हाइड्रोजन वाला कंपाउंड देखते हैं। पहला कह रहे हैं प्रोपाइन, तो प्रोपाइन देखो जरा पहले, प्रोपाइन को देखेंगे जरा। तो प्रोपाइन कैसा बनेगा? CH3, C, ट्रिपल बॉन्ड, CH, प्राइमरी हाइड्रोजन इसमें पाए जा रहे हैं सारे के सारे, क्योंकि ये प्राइमरी, ये प्राइमरी। आइसोब्यूटीन, आइसोब्यूटीन बच्चों ये आइसोनियो आज के लेक्चर में आपको सब सिखाने वाला हूँ मैं। आइसो का मतलब होता है कार्बन नंबर 2 पर एक मिथाइल ग्रुप। ठीक है, ये आइसो ब्यूटीन हो गया, 4 कार्बन हो गया इसमें। नियोपेंटेन, नियो का क्या मतलब होता है? कार्बन नंबर 2 पर 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं। आज ही के लेक्चर में सिखाने वाले हैं, बस थोड़ी सी देर हिम्मत रखिए, हौसला रखिए। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ पर वैलेंसी पूरी करेंगे तो हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे बच्चों? 3। यहाँ पर 2, इसकी वैलेंसी 4 पूरी है, इसकी पूरी करोगे तो कितना आ जाएगा? 3। इसकी वैलेंसी पूरी करोगे तो कितना आ जाएगा? 3। इसकी वैलेंसी पूरी करोगे 3, इसकी वैलेंसी 3 पूरी करोगे तो 3। ठीक है ना, अभी सबकी वैलेंसी पूरी कर चुके हैं। अब आइए अब इनके बारे में देखें जरा। इसमें बताओ प्राइमरी कार्बन है, प्राइमरी कार्बन है, तो प्राइमरी कार्बन है तो प्राइमरी हाइड्रोजन भी है। ये देखो इस पे हाइड्रोजन पाए जा रहे हैं, ये कौन सा है? प्राइमरी। ये कौन सा है? प्राइमरी। ये कौन सा है? प्राइमरी। इसमें भी एक ही टाइप के हाइड्रोजन है। इसकी बात करो तो इसमें प्राइमरी हाइड्रोजन है, प्राइमरी हाइड्रोजन है, प्राइमरी हाइड्रोजन पाए जाएंगे।
इसमें भी प्राइमरी हाइड्रोजन पाए जाएंगे। तो भाई सब में एक ही टाइप के हाइड्रोजन पाए जाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जाता है अपन लोग का कौन सा वाला बच्चों, फोर्थ ऑप्शन, डी ऑप्शन, जिसमें लिखा है ऑल। ठीक है ना, सभी में एक टाइप के हाइड्रोजन पाए जा रहे हैं। ठीक है, अच्छे अच्छे से क्वेश्चन करके आपने एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। आइए अब बात करता हूं मैं आपसे एसिडिक हाइड्रोजन और एक्टिव हाइड्रोजन की। तो सिंपली समझिएगा कि ऐसा हाइड्रोजन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पाया जाता है, इस पर पाया जाता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कौन कौन होते हैं, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन। ठीक है ना, और सल्फर भी बोल सकते हैं, सल्फर, फ्लोरीन नहीं बोलेंगे बल्कि बोलेंगे ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। इसको सिंपली आप लोग कंस बोलोगे, क्या बोलोगे, कंस। अभी मैं बताता हूं। तो कहां कहां पर देखिए जरा, क्या क्या सीखा आपने, क्या क्या बोला, हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। ठीक है ना, एंड sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज कॉल्ड एसिडिक हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन या फिर एक्टिव हाइड्रोजन। कह रहे हैं sp हाइब्रिडाइज्ड, sp हाइब्रिडाइज्ड का मतलब क्या हुआ, sp हाइब्रिडाइज्ड का मतलब तो भाई सीधे सीधे यही हुआ ना कि ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन। तो देखिए जरा, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्या हो गया, ये कंस हो गया है ना, कंस। और इनसे लगा हुआ हाइड्रोजन, इनसे लगा हुआ हाइड्रोजन, इनसे लगा हुआ हाइड्रोजन और इनसे लगा हुआ हाइड्रोजन। ये जो हाइड्रोजन होंगे अपन लोग के, ये कैसे होंगे, एसिडिक हाइड्रोजन या एक्टिव हाइड्रोजन, है ना। तो ये सब हमारे हैं क्या, एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन या फिर एक्टिव हाइड्रोजन। क्या बात समझ में आ रही है, आ रही है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं जरा। क्वेश्चन में कहा गया, क्वेश्चन आपसे कहता है कि विच हैव एसिडिक हाइड्रोजन, किसमें एसिडिक हाइड्रोजन पाया जाएगा। तो चलिए बताते हैं कि किसमें एसिडिक हाइड्रोजन, पहले जो है कंपाउंड लेकर के आते हैं, फिर उसके बाद आप बताइए कि किसमें एसिडिक हाइड्रोजन पाया जा रहा है, किसमें नहीं पाया जा रहा है। पहला कंपाउंड है मेरे पास CH3, C ट्रिपल बॉन्ड CH। दूसरा है मेरे पास ROH, अल्कोहल। तीसरा है मेरे पास RNH2, RNH2। चौथा मान लेते हैं मेरे पास है फिनॉल, फिनॉल। पांचवा मान लेते हैं मेरे पास में है ROR, ईथर। ठीक है ना, अब जिसमें है उस पर लगाइए सही का निशान, जिसमें नहीं है उस पर लगाइए गलत का निशान। तो बच्चों ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से अटैच हाइड्रोजन, ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है इसमें, अगर देखा जाए तो। और अगर हम इसमें देखें तो ये ऑक्सीजन से अटैच है, ये आपका एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है यहाँ पर। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर नाइट्रोजन, कंस से लगा हाइड्रोजन ना, तो ये भी प्रेजेंट है। यहाँ ऑक्सीजन से लगा हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और अगर ROR की बात करें तो यहाँ पर R की जगह पर CH3, C2H5, कोई एल्काइल ग्रुप एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन ये ऑक्सीजन जो है वो कार्बन से जुड़ा होगा, है ना, हाइड्रोजन से नहीं। तो यहाँ पर कोई भी एसिडिक या एक्टिव हाइड्रोजन नहीं पाया जाएगा। उम्मीद है बात आप समझ गए होंगे। ठीक है ना, चलिए तो इतना क्लियर करने के बाद अब आगे चलते हैं अल्फा कार्बन एंड अल्फा हाइड्रोजन पर। अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, तो देखिए जो भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, उन फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच कार्बन जो होता है वो अल्फा कार्बन होता है, और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन जो होते हैं वो आपके अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। क्या होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो सिंपल सा कि कोई फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन जो है वो आपका अल्फा कार्बन है, और उस अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन जो होगा वो अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। क्या बात क्लियर हुई, तो देखेंगे डेफिनेशन जरा समझेंगे। यहाँ पर कहा गया कार्बन अटैच विद फंक्शनल ग्रुप, किससे बच्चों, फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, एंड हाइड्रोजन अटैच विद अल्फा कार्बन इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन। फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन जो होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन सीखेंगे। क्वेश्चन में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग हैव अल्फा हाइड्रोजन, बच्चों सिग्मा हाइड्रोजन लिखा है यहाँ, करेक्ट करेंगे इसको, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है ना, अल्फा हाइड्रोजन आपको बताने हैं। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन किस में पाए जाएंगे, कंपाउंड मैं आपको दूंगा। ठीक है ना, तो कंपाउंड चलिए मैं आपको देता हूं, आप बताओगे कि किस में पाए जाएंगे किस में नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, चलिए तो पहला कंपाउंड है मेरे पास HC डबल बॉन्ड OH, HCHO। दूसरा कंपाउंड है मेरे पास CH3CHO, कौन सा, CH3CHO। ठीक है ना, तीसरा कंपाउंड है मेरे पास CH3CO, CH3, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसीटोन।
पहला फॉर्मेल्डिहाइड, दूसरा एसीटल्डिहाइड, तीसरा एसीटोन, और चौथा भी एक कोई ले लेते हैं, CH3 CH2 CHO। बताइए इन चार में, चलिए अच्छा और ले लीजिए पांचवा, इसमें हमने ले लिया बेंजेल्डिहाइड। क्या ले लिया? बेंजेल्डिहाइड, CHO। ठीक है, एक मान लीजिए हमने ले लिया एनिलीन। एनिलीन मतलब बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप, बेंजीन के ऊपर लगाना है हमको क्या? NH2 ग्रुप, एनिलीन हो गया। ठीक है, अब इनमें बताने हैं कि किसमें कितने कितने अल्फा हाइड्रोजन पाए जा रहे हैं। तो बच्चों इसमें लगेगा 2 अल्फा हाइड्रोजन, है ना, फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच। बच्चों ये बताइए, अगर किसी के पापा ना हो तो क्या बेटा हो सकता है? नहीं हो सकता। अल्फा कार्बन ना हो तो क्या अल्फा हाइड्रोजन हो सकता है? नहीं। अल्फा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन ही तो अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो देखो जरा, यहाँ पर जो है अल्फा कार्बन ही नहीं प्रेजेंट है, तो अल्फा हाइड्रोजन कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर लिखोगे आप 0 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पर देखो ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन और उससे जुड़े हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ ये वाला अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ से ये वाले 3 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? 3 अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर हो रही बात? यहाँ पर 3 इधर से और 3 इधर से कितने हो जाएंगे? 6 अल्फा हाइड्रोजन। और यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन ये वाला अल्फा कार्बन, इससे जुड़े हैं 2 हाइड्रोजन, तो सिर्फ 2 हाइड्रोजन यहाँ पर होंगे अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है ना, 2 अल्फा हाइड्रोजन। इसके बाद ये है अपना फंक्शनल ग्रुप, कोई भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ा है अल्फा कार्बन से, तो इसीलिए यहाँ पर होगा नो अल्फा हाइड्रोजन। सेम कंडीशन इसके साथ भी है, इसमें क्या हो जाएगा? नो अल्फा हाइड्रोजन। तो मुझे लगता है कि अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन आप पहचानना सीख गए हो, आसानी से निकाल पाओगे। चलिए अब हम बात करते हैं, जो आपके ग्रुप आ जाते हैं, कभी कहीं नॉर्मल लिख करके आ जाता है, कहीं आइसो लिख करके आ जाता है, कहीं नियो लिख करके आ जाता है, तो उनको कैसे पहचानोगे? ठीक है ना, तो नॉर्मल आइसो नियो को पहचानने का तरीका सिखाते हैं आपको। अगर कहीं नॉर्मल लिखा है, नॉर्मल का मतलब होता है स्ट्रेट चेन में होगा। किसमें होगा बच्चों? स्ट्रेट चेन में। ब्रांच चेन भी हो सकती है, उसमें जो है ब्रांचिंग नहीं होगी नॉर्मल वाले में, सॉरी मैंने बोला ब्रांच भी हो सकती है, नॉर्मल वाले में कोई ब्रांचिंग नहीं होगी। ठीक है ना, वो एक क्या होगा, स्ट्रेट लाइन हो सकता है, या जो है जिगजैग मूवमेंट, मतलब जिगजैग उसमें लिखा हुआ हो सकता है, बट उसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होगी। ठीक है ना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहां पर आप समझिए, मैंने कहा CH3 CH2 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 CH3। तो देखो इसमें क्या जोड़ेंगे, इसमें जोड़ करके लिखेंगे नॉर्मल, 5 कार्बन है तो पेंटेन, या यूपीएससी में आपको सिखाएंगे पेंट क्यों आ रहा है, एन क्यों आ रहा है, ये सब यूपीएससी में सिखाएंगे। ठीक है ना, नॉर्मल पेंटेन। अभी मैं क्या करूं, एक दूसरा स्ट्रक्चर बनाऊं। क्या करूं? दूसरा स्ट्रक्चर कैसे? CH2 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 CH2, और यहां से मैं कर दूं CH2 और ऐसे करके CH2। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्या ये मतलब दूसरे तरीके से लिख दिया तो ये स्ट्रेट चेन ही तो मानेंगे, हाँ इसको स्ट्रेट चेन मानेंगे, तो बताओ इसको नाम क्या देंगे? इसको नाम देंगे नॉर्मल, कार्बन है इसमें 6 तो आ जाएगा हेक्स, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो आ जाएगा एन। ये सब यूपीएससी में सिखाएंगे हमको, तो हम आपको, ये हो गया नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल पेंटेन और नॉर्मल हेक्सेन, दोनों चीजें आप लोगों ने सीख ली। ठीक है, नॉर्मल टर्म कहाँ जुड़ता है आपने ये बात सीख ली। अब उसके बाद हम आपको बताते हैं कि कहां पर जो है नियो और आइसो टर्म आता है। आइसो ग्रुप का मतलब क्या होता है? तो बच्चों ध्यान रखिएगा, आइसो ग्रुप का मतलब होता है 1CH3 ग्रुप इज प्रेजेंट एट कार्बन नंबर 2। कार्बन नंबर 2 पर एक CH3 ग्रुप पाया जाए, एक मिथाइल ग्रुप पाया जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आइसो ग्रुप। क्या बोलते हैं? आइसो ग्रुप। जैसे मैंने कहा CH3 C CH3 CH3, तो इसके कार्बन नंबर 2 पर एक CH3 ग्रुप पाया जा रहा है, ये हो जाएगा मेरे पास आइसोब्यूटेन, है ना। इसी तरीके से मैंने कहा, मान लो CH3 C CH3, यहाँ पर CH आ जाएगा बैलेंसी पूरी करने के लिए, CH2 CH3। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब बताओ इनके नाम हम रखें तो इसको हम क्या बोलेंगे? आइसोब्यूटेन। क्या बोलेंगे बच्चों? आइसोब्यूटेन। ठीक, इसको क्या बोलेंगे? आइसो, कार्बन नंबर 2 पे एक मिथाइल ग्रुप है, 5 कार्बन है टोटल, तो आइसो पेंटेन।
बट याद रखिएगा ये सब नॉर्मल आईसो और नियो जो होते हैं वो कॉमन नेम में यूज करते हैं, आईयूपीएसी नेम में ये यूज नहीं किए जाते हैं। ठीक है, ये बात भी आपको क्लियर हुई। अब इसके बाद आइए नियो ग्रुप क्या होता है। तो नियो ग्रुप में क्या होता है, दो CH3 ग्रुप आपके अटैच होंगे कार्बन नंबर 2 पर, तो उसको बोलेंगे नियो। CH3, दो CH3 कहां पर अटैच हो, कार्बन नंबर 2 पर, तो उसको नियो बोलेंगे। जैसे ये मेरे पास अभी पीछे भी आपने पढ़ा था नियो पेंटेन के बारे में, वही बन रहा है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा मेरे पास नियो पेंटेन, है ना। देखो कार्बन नंबर 2 पर जुड़े हैं कितने, दो CH3 ग्रुप, तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे कि इसमें क्या है, ये है नियो पेंटेन। क्या है बच्चों, नियो पेंटेन। किसी को ये तो नहीं लग रहा सर चार जुड़े हैं बच्चों, जब इसमें नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 हो जाएगा ना। तो कार्बन नंबर 2 ये तो पेरेंट उसमें आ गए नंबरिंग में, पेरेंट चेन, तो ये जो है आपके पास दो CH3 बचेंगे। तो ये क्या है अपना नियो पेंटेन। क्या है अपना नियो पेंटेन। मुझे लगता है बात समझ में आ गई होगी आपको कि आइसो कहाँ जुड़ेगा, नियो कहाँ जुड़ेगा और नॉर्मल कहाँ जुड़ेगा। अब आइए बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग क्लासिफाई करेंगे, कैटेगराइज करेंगे दो कैटेगरी में। एक होते हैं हमारे पास ओपन चेन कंपाउंड, दूसरे होते हैं क्लोज्ड चेन कंपाउंड। देखो जो ओपन चेन होते हैं उन्हीं को ए साइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ए साइक्लिक कंपाउंड, उन्हीं को एलिफेटिक कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, जो हमारे पास क्लोज्ड चेन होते हैं उन्हीं को हम रिंग कंपाउंड बोलते हैं या साइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। जो ओपन चेन कंपाउंड होते हैं वो हमारे स्ट्रेट चेन हो सकते हैं और ब्रांच्ड चेन हो सकते हैं, ठीक है ना। स्ट्रेट चेन और ब्रांच्ड चेन हो सकते हैं। क्लोज्ड चेन कंपाउंड जो होते हैं हमारे, वो फिर दो कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। ऐसे कंपाउंड जिसकी साइकिल में सारे के सारे एटम सेम होते हैं उनको होमोसाइक्लिक बोला जाता है, और ऐसे कंपाउंड जिनके साइकिल में सारे के सारे एटम्स सेम नहीं होते हैं उनको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोला जाता है। अब जो हमारे होमोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं इनको फिर दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारे पास में एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एक होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है ना। एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड। अब जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो भी दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं बेंजीनॉइड जिसमें बेंजीन की रिंग पाई जाती है, और दूसरे होते हैं नॉन बेंजीनॉइड जिसमें बेंजीन की रिंग नहीं पाई जाती है। अब एक एक करके इनको पढ़ना शुरू करते हैं, डेफिनेशन के साथ, एग्जाम्पल के साथ सीखना शुरू करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूंगा ए साइक्लिक और ओपन चैन और एलिफेटिक कंपाउंड की। कौन से कंपाउंड होते हैं, सिंपली आप इसको सीखेंगे, समझेंगे, बात को क्लियर करेंगे। तो क्या हुआ, दीज कंपाउंड्स आर आल्सो कॉल्ड एलिफेटिक कंपाउंड, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एंड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट और ब्रांच्ड कंपाउंड। इसमें स्ट्रेट चेन कंपाउंड भी हो सकते हैं और ब्रांच्ड चेन कंपाउंड भी हो सकते हैं। जैसे ये है आपका आइसोब्यूटेन, ये है आपके पास में वन ब्यूटीन, ये है एसिटल्डिहाइड, ये है एसिटिक एसिड। ये सारे के सारे आपके ए साइक्लिक, इसमें कोई साइकिल नहीं है, ए साइक्लिक है, ओपन चेन है, एलिफेटिक कंपाउंड है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। दूसरे टाइप के थे हमारे पास साइक्लिक और क्लोज्ड चेन कंपाउंड। इनमें क्या होता है, एटलीस्ट वन रिंग पाई जाती है और कोई क्लोज्ड चेन पाई जाती है एटम्स की। ये फिर दो कैटेगरी में डिवाइड किए थे आपने, कौन कौन से, होमोसाइक्लिक या फिर कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड भी बोल सकते हैं इनको, क्योंकि इनकी जो रिंग होती है उसमें सारे के सारे एटम अगर कार्बन होंगे तो इनको कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो होमोसाइक्लिक, होमो मतलब सेम, रिंग में पाए जाने वाले सारे के सारे एटम सेम होंगे तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड बोलेंगे। दीज कंपाउंड हैविंग अ रिंग और रिंग्स, कोई एक रिंग या एक से ज्यादा रिंग ऑफ कार्बन एटम्स ओनली इन द मॉलिक्यूल, तो इसीलिए इनको कार्बोसाइक्लिक बोलते हैं। दीज आर डिवाइडेड इनटू टू सब ग्रुप। अब होमोसाइक्लिक को दो सब ग्रुप में कहां कहां पर डिवाइड किया था हमने, हमने कहा था कि जो होमोसाइक्लिक होते हैं वो आपके एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड में डिवाइड किए जाते हैं। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड कौन से होते हैं, इनमें रिंग तो पाई जाती है एक से ज्यादा कार्बन के बीच में, मगर क्या होता है, कोई डबल बॉन्ड या कोई एरोमेटिक करेक्टर नहीं पाया जाता। तो इनको क्या बोला हमने, इनको बोला, ये क्या होते हैं हमारे पास में, दीज आर द कंपाउंड्स विच कंटेन्स रिंग्स ऑफ 3 और मोर कार्बन एटम्स। जैसे साइक्लोएल्केन्स जो होते हैं वो सारे इसी कैटेगरी में आ जाएंगे आपके। साइक्लोएल्केन्स में साइक्लोप्रोपेन है, 4 कार्बन का है इसलिए साइक्लोप्रोपेन बोल रहे हैं, और ये सॉरी 3 कार्बन का है साइक्लोप्रोपेन बोल रहे हैं, 4 कार्बन का है साइक्लोब्यूटेन बोल रहे हैं, 5 का है साइक्लोपेंटेन और 6 का है तो साइक्लोहेक्सेन बोल रहे हैं। मुझे उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। इसके बाद अब हम बात करते हैं आपसे किसकी, एरोमेटिक कंपाउंड्स की, है ना। बी पार्ट इसका क्या था, एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये क्या होते हैं, these compounds, ये कौन से कंपाउंड होते हैं, these compound consist of at least one benzene ring, कम से कम एक बेंजीन रिंग पाई जाएगी, हैविंग अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, तो उन्हीं को क्या बोलेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड, है ना। अब एरोमेटिक कंपाउंड की भी दो कैटेगरी थी हमारे पास में, है ना। एक थे बेंजीनॉइड और दूसरे थे क्या, नॉन बेंजीनॉइड। तो बेंजीनॉइड कंपाउंड
जिसमें एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग पाई जाए। बेंजीन एंड बेंजीन लाइक कंपाउंड्स आर कॉल्ड बेंजीनोइड कंपाउंड्स, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखोगे यहाँ पर, जैसे बेंजीन है, जैसे एनिलीन है, क्या है बच्चों, जैसे कि अपना बेंजीन है, एरोमेटिक है, एनिलीन है, एरोमेटिक कंपाउंड है, नेफ्थलीन है, एरोमेटिक कंपाउंड है, और बाइफिनाइल की अगर मैं बात कर लूं तो बाइफिनाइल जो है वो भी आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। क्या बातें क्लियर हुई? एरोमेटिक में भी ये बेंजीनोइड कंपाउंड है, क्योंकि इनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग सभी में पाई जा रही है ना बच्चों। चलिए, तो इस तरीके से आपने ये भी सीखा। अब आते हैं नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड की तरफ। तो नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड कौन से होते हैं? दीज आर एरोमेटिक कंपाउंड। भाई एरोमेटिक तो है ना, एरोमेटिक को ही तो दो कैटेगरी में बोला था हमने, बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड। तो नॉन बेंजीनोइड जो होते हैं एरोमेटिक तो होते हैं, विच हैव स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल यूनिट्स डिफरेंट फ्रॉम बेंजीनोइड टाइप, जिनकी स्ट्रक्चरल यूनिट बेंजीनोइड टाइप से डिफर होती हैं, डिफरेंट होती हैं, एंड आर नोन एज अ नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड। जैसे इसके एग्जांपल में हम सबसे अच्छा एग्जांपल ट्रोपोलोन लेते हैं और एजुलिन लेते हैं। ट्रोपोलोन और एजुलिन जो है वो नॉन बेंजीनोइड टाइप के कंपाउंड है। ट्रोपोलोन आपको आगे मिलेगा पढ़ने के लिए, ये जो है नाइलॉन 6 का मोनोमर होता है, पॉलीमर वाले चैप्टर में आपको हम पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो ये बातें आपको समझ में आ गई। ट्रोपोलोन जो है वो आपका नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड है। अब इसके बाद हमारे पास बचता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का, जो हम लोगों ने होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक में डिवीजन किया था, वो हेट्रोसाइक्लिक वाला। तो हेट्रोसाइक्लिक क्या होता है? साइकिल तो पाई जाएगी, बट साइकिल में पाए जाने वाले सारे एटम्स सेम नहीं होंगे, क्योंकि हेट्रो का मतलब क्या होता है? हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है ना। तो साइक्लिक कंपाउंड्स कंटेनिंग वन और मोर हेट्रो एटम, एक या एक से ज्यादा हेट्रो एटम, जैसे ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, ईटीसी इन द रिंग इज कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो मुझे लगता है बात समझ में आ रही होगी आपको। अब देखिए, इसके बाद इसके एग्जाम्पल की बात करें तो प्रीडीन। प्रीडीन को जब हम देखेंगे तो प्रीडीन में क्या है बच्चों? प्रीडीन में एक साइकिल में जो है यहाँ पर नाइट्रोजन एटम लगा है। अगर हम पाइरॉल की बात करें तो इसमें साइकिल में नाइट्रोजन एटम, बाकी सब कार्बन लगे हैं, तो ये पाइरॉल हो गया अपना। यहाँ पर देखेंगे तो ऑक्सीजन एटम लगा है, बाकी के सब कार्बन है, तो ये फ्यूरॉन हेट्रो एटम हो गया। यहाँ सल्फर लगा है, बाकी सब कार्बन है, तो ये आपका हेट्रो एटम हो गया, इसको थायोफीन बोला जाता है। पिरिडीन, पाइरॉल, फ्यूरॉन, थायोफीन याद रखिएगा, क्योंकि ये आपको आगे भी मिलेंगे देखने के लिए, बार बार आएंगे। जब मैं आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में हकल्स रूल पढ़ाऊंगा, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक पढ़ाऊंगा, वहां पर भी यहाँ से एग्जांपल्स उठाए जाएंगे, यहाँ से देखने के लिए मिलेंगे। तो मुझे लगता है ये पूरा क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ चुका है। अब आ चुके हैं हम जीओसी के लास्ट टॉपिक पर, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्ट्रक्चरली कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इसको रिप्रेजेंट करने के लिए तीन तरीके हमारे पास में पाए जाते हैं। उन तीन तरीके में एक तरीका होगा अपने पास में कंप्लीट स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, दूसरा होगा कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, और तीसरा होगा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन या बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला, तो इन तीन तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन की, ठीक है ना। और कंप्लीट स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन जो है बच्चों हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं किसका? यहाँ पर वो चीज आई नहीं है बच्चों, ठीक है ना। चलिए, तो मैं बता दूं आपको, कंप्लीट स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं हम 2 मिथाइल ऑक्टेन का, है ना। तो हम स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, मैं लिख देता हूं किसका स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, 2 मिथाइल ऑक्टेन, 2 मिथाइल ऑक्टेन। अब ये बच्चों आईयूपीएसी नाम है, बस नेक्स्ट लेक्चर में हम आईयूपीएसी ही स्टार्ट करने वाले हैं, तो वहां पर आपको ये सारी चीजें, नाम वगैरह कैसे रखे जाते हैं, इनसे स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ किए जाते हैं, ये सब बातें समझ में आएंगी। 2 मिथाइल ऑक्टेन का स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। तो पहले कंप्लीट स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन करना है आपको। तो कंप्लीट में क्या होगा? सारे कार्बन को अरेंज करिए, उसके बाद हर कार्बन पर जितनी वैलेंसी, 4 वैलेंसी होती है, उसको रिमेनिंग वैलेंसी जो होंगी, अगर उससे कार्बन नहीं जुड़ा है तो हाइड्रोजन से पूरा कर दीजिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखिए, दो पोजीशन, पोजीशन नंबर 2 पर क्या है, आपको एक मिथाइल मिलना चाहिए था। तो अगर आप इधर से नंबरिंग में जाओगे तो आपको ये मिलेगा 1, ये मिलेगा 2, और 2 पोजीशन पर मिल गया मिथाइल। ये हो गया 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 मिथाइल ऑक्टेन। बाकी की सारी वैलेंसीज हाइड्रोजन से पूरी कर देंगे। ये था कंप्लीट स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। अब कंडेंस में क्या करेंगे, इसी को कंडेंस करके लिख देंगे। जैसे इसको लिख देंगे CH3, इसको CH लिख देंगे, इसको CH2, 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 CH3। ये हो जाएगा आपका क्या? कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला आपका इस तरीके से, देखिए कार्बन नंबर 2 पर मिथाइल लगा था तो ये लग गया CH3, CH, CH3, CH2, 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 CH3। इस तरीके से हमने कंडेंस करके लिख दिया। अब बॉन्ड लाइन में क्या करते हैं, हर वो जगह जहां से लाइन मुड़ी होती है या जहां लाइन खत्म होती है वहां कार्बन पाया जाता है। तो देखिए जरा, इसमें हम क्या करते हैं, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है ना। ये तो हर जगह पर कार्बन माना जाएगा इसे, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, 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 कार्बन। टोटल इसमें 9 कार्बन होने चाहिए, है ना। ऑक्टेन में 8 और एक ये वाला,
2 मिथाइल वाला, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 वाला कार्बन। ठीक है, किस पोजीशन पर होना चाहिए था? आपने बोला था 2 मिथाइल ऑक्टेन है तो 2 पोजीशन पर होना चाहिए था। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6, ये 7, ये 8। तो अगर हम लाइन के फॉर्म में दिखाते हैं तो इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है ना। तो 2 मिथाइल ऑक्टेन को हम 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते थे। एक था कंप्लीट स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन जो कि आपका ये था, दूसरा था कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन जो कि ये था, और तीसरा था बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन जो कि ये है। यहाँ पर एक बात लिखी गई है कि टर्मिनल्स रिप्रेजेंट मिथाइल ग्रुप। ये जो टर्मिनल होते हैं इसकी वैलेंसी अगर पूरी करोगे बच्चों तो कितना लिखोगे? CH3 ना। CH3 को कौन सा ग्रुप बोला जाता है? मिथाइल ग्रुप ना। तो इसीलिए यहाँ डायरेक्ट लिख दिया गया, जो भी टर्मिनल होंगे आपके, जो भी टर्मिनल होंगे जहां लाइन खत्म हो रही होगी वहां मिथाइल ग्रुप होगा। यहाँ पर भी मिथाइल था, यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो मिथाइल मिलेगा, और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो मिथाइल मिलेगा। ठीक है ना। तो टर्मिनल जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं किसको? मिथाइल ग्रुप को। बच्चों ये था आपका जीओसी के बारे में, जो कि मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कराया। तो जीओसी यहीं पर हमारी हो जाती है कंप्लीट, यहीं पर हम जीओसी को करेंगे बाइंड अप। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं IUPAC, और IUPAC को दमदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से स्टार्ट करेंगे और जल्दी ही IUPAC को भी कंप्लीट करेंगे। IUPAC के लेक्चर में तब तक के लिए आप करते रहेंगे पढ़ाई और अच्छे तरीके से तैयारी करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।